अच्छा, आज हम बेसिकली पावर क्वेरी एडिटर्स स्टार्ट करेंगे प्रॉपरली, लेकिन उससे पहले एक विजुअलाइजेशन टेक्निक है, वो मैं आप लोगों को बता दूं। फिर पैरामीटर्स बेसिकली डिस्कस कर लें, फिर हम आगे इंशाल्लाह बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पैरामीटर्स के लिए वही एक्सेल की जो हम यूज़ करते हैं फाइल, वो एक्सपोर्ट कर लेते हैं। उसको लोड कर लेते हैं। अच्छा, पैरामीटर्स वर्क कैसे करते हैं? पैरामीटर्स बेसिकली जिस तरीके से आप स्लाइसर यूज करते हैं कि आप एक रेंज देते हैं, उस रेंज में जो है अपना स्लाइडर मूव करते हैं और उस रेंज के लिहाज से वो जो भी डेटा है उसको शो कर रहा होता है। इसी तरीके से हम पैरामीटर्स को जो है वो डिफाइन कर देंगे, और जब स्लाइसर मूव या स्लाइडर मूव करेंगे तो वैल्यूज जो उससे कॉरस्पॉन्ड करेंगी वो शो होंगी। तो विजुअल में हम लोग ले लेते हैं एक लाइन स्टैक चार्ट, और इसमें हमने ड्रॉप कर दिया प्रोडक्ट एक्स एक्सेस पे, और हमने ड्रॉप किया सेल्स को वाई एक्सेस पे। एक ही हमारे पास आ गया। और इसी तरीके से जो है प्रॉफिट हमने लाइन वाइज कर दी। या इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि ये हमारे पास सेल्स की हमने लाइन बना ली और प्रॉफिट को हमने कॉलम कर लिया, ज़्यादा विजिबल है। और यहाँ पे आके इसके फॉर्मेटिंग टूल्स में आके हमने जो है इसका डेटा लेबल्स ऑन कर दिया। तो ये एक हमारे पास छोटा सा विजुअल आ गया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक ऐसा स्लाइडर हो जैसे मैं जब मूव करूँ तो जो वैल्यू उस पे शो हो रही है उस स्लाइडर पे, वो वैल्यू इस विजुअल पे हाईलाइट हो जाए। तो उसके लिए मॉडलिंग में जाके यहाँ पे आपका एक न्यू पैरामीटर करके टूल होता है, इसको मैं न्यूमेरिक रेंज में लूँगा। अब न्यूमेरिक रेंज में कैसे दूंगा? देखें, मेरे पास जो वैल्यूज कॉरेस्पॉन्ड कर रही हैं वो कहाँ से कर रही हैं? 1.8 मिलियन से 4.8 मिलियन। सही। तो जो मिनिमम वैल्यू होगी, यहाँ से डेटा टाइप में कौन कौन सी ले सकता हूँ? होल नंबर, डेसिमल नंबर, फिक्स डेसिमल नंबर। मैं इसको एज अ होल नंबर ले रहा हूँ। मिनिमम वैल्यू जो स्लाइडर की मेरी होगी वो 1 मिलियन होगी। ये मैं सही 6 जीरोज हैं, ये 5 और ये 6। और मैक्सिमम वैल्यू मैं रख लेता हूँ 5 मिलियन। इंक्रीमेंट में दे देता हूँ 500,000 का या 0.5 मिलियन का। यहाँ तक क्लियर है? बेसिकली मैं इंक्रीमेंट से मुराद ये है कि जब मेरा स्लाइसर जो बनाऊंगा ना मैं, सही है, स्लाइसर को जब मैं मूव करूंगा, लेट सपोज यहाँ से जो उसका लीस्ट काउंट होगा ना, वो पॉइंट या 500,000 होगा। जैसे यहाँ मैंने 50 रखा हुआ है, या एक और जीरो लगा के इसको 500,000 कर दूंगा, तो मूवमेंट होगी, जो इंक्रीमेंट होगा मिनिमम और मैक्सिमम में, वो 500,000 का होगा। सर ये जो ठीक है, पीछे गए। हाँ जी, पीछे गया लीस्ट काउंट जिसे हम कहते हैं जी। ये जो हमने वैल्यूज लिए एज पर द शीट लिए, एज पर शीट, चूंकि वो मिलियंस में दिखा रहा है जी, इसलिए हम मिलियंस में ले रहे हैं। मिलियंस में ले रहे हैं, ताकि जब हम स्लाइडर को मूव करें और हम इन दोनों को कनेक्ट करें तो स्लाइडर की वैल्यू इससे कॉरेस्पॉन्ड करे। सर बेसिकली हमारा आइडिया ये है कि हम एक मैनुअल स्लाइडर बना रहे हैं। अभी तक हमने जितने भी स्लाइसर्स बनाए थे वो स्लाइसर इस तरीके से थे कि कोई ना कोई हम फील्ड उठाते थे। लेट्स सपोज डिस्काउंट की फील्ड उठा ली, या प्रोडक्ट की उठा ली, या सेल्स प्राइस की उठा ली, और वो देखते थे उसका असर इस पे क्या आ रहा है। अब हम एक मैनुअल फील्ड बना रहे हैं वैल्यूज की, और उसको हम इसके साथ लिंक कर रहे हैं। सही है? तो यहाँ तक तो क्लैरिटी हो गई। जैसे ये पैरामीटर बन गया, अगर इस पैरामीटर में बड़ा कर लूँ तो ये आप देख रहे हैं वैल्यूज 500,000 के इंक्रीमेंट में पड़ रही है। अच्छा, जब हमने वो वैल्यूज डाल दिए, क्लिक किया तो ये खुद ब खुद आ जाएगा। ये खुद ब खुद आ जाएगा। आपने करना क्या है, आप यहाँ से गए
न्यू पैरामीटर में गए, ठीक है। न्यू पैरामीटर में जाने के बाद आपने न्यूमेरिक रेंज चेक करी, न्यूमेरिक रेंज को आपने जब सेलेक्ट किया तो आपके पास ये वैल्यू आ गई। पैरामीटर का आप कोई नाम दे सकते हैं, सही है। डेटा टाइप कौन सा होगा, और जो हमने चेंज किया है वो ये किया, मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, सॉरी मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू और इंक्रीमेंट क्या होगा, सही है। उसको मैंने कैंसिल कर दिया, जो पैरामीटर मैंने बनाया वो पैरामीटर मेरे पास यहाँ शो हो गया, सही है। इसको हम एडिट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं एडिट, अगर आप इसको, जिस भी वैल्यू में इस तरह से बनाया ये है, देखें, edit ये है, ये देखें, ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू पहले, सॉरी मिनिमम वैल्यू पहले, मैक्सिमम बाद में, और उसका इंक्रीमेंट, सही है। ये आप चेंज कर सकते हैं पैरामीटर्स में जाके। अच्छा जी, अब मैं एक बनाऊंगा, क्या कहते हैं, बेसिकली मेजर, और उस मेजर में मैं रखूंगा क्या कि जब ये वैल्यूज मूव करें, सही है, तो अगर वैल्यू इसके किसी वैल्यू से कॉरेस्पॉन्ड करती है, लेट सपोज अगर कोई ऐसा पॉइंट आता है जब सम ऑफ सेल्स इज इक्वल टू इस पैरामीटर की वैल्यू के बराबर हो जाती है, तो जो है इस कॉलम को रेड कर दे या ब्लू कर दे या वट एवर कलर जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो कलर कर दे, सही है। तो उसके लिए हम एक मेजर बनाते हैं, पैरामीटर पे आएंगे और हम करेंगे न्यू मेजर। इस मेजर का नाम दे देते हैं सेल्स चेक। अब हम इसको करते हैं इफ, अब हमारी जो है मेजर क्या है, सम ऑफ सेल्स इज लेस देन और इक्वल टू, दूसरा क्या था, पैरामीटर वैल्यू, ये वाली वैल्यू जो हमने सेलेक्ट करी है ये स्लाइडर की वैल्यू के बराबर है। तो हमें क्या चाहिए, डार्क रेड चाहिए या रेड चाहिए, सही है। अच्छा, इसमें कोई कहीं ना कहीं गलती है, जो रेड इसको कर रहा है, सही है। कोई बता सकता है क्या गलती है, ब्रैकेट नहीं लगा हुआ था, सही है। अच्छा जी, मेजर्स पे थोड़ा सा सिंपल मेजर्स हमने पढ़ लिए ताकि जब हम लोग एक्चुअल डेक्स पढ़े ना तो आप लोगों को मेजर्स का आइडिया हो, तो इस पे प्रैक्टिस करते रहा करें, जो बेसिक डेक्स एक्सप्रेशन है ना वो करें, ताकि मैंने 3-4 क्लासेस में इतना करा दिया कि आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, सही है। सर ये जो आप फॉर्मूला लगाते होते हैं, जी जी, ये तो हमें नहीं आता, मतलब मुझे नहीं आता। देखिए मैंने पिछली लास्ट क्लास में ना 1-2 डेक्स एक्सप्रेशंस किए थे, सही है, और मैंने डेक्स एक्सप्रेशन का आपको आइडिया भी दिया था। डेक्स एक्सप्रेशन किस तरीके से वर्क करते हैं, डेक्स एक्सप्रेशन जो है ना, आपने किसी भी उस पे जिस पे आप डेक्स करना चाह रही हैं उस फील्ड पे, उस क्यूरी पे राइट क्लिक करेंगी और न्यू मेजर कर देंगी, सही है। जैसे आप न्यू मेजर करेंगी तो आपका यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका इंटेलिजेंस मैंने आपको देखें सम बताया है अभी तक, सही है, तो आप सम की तो प्रैक्टिस कर सकती हैं। डिवाइड बताया है, सही है, आप 2 फील्ड्स को भी मल्टीप्लाई कर सकती हैं, लेट सपोज फाइनेंशियल सेल्स और दूसरी 2 वैल्यू जो आ रही हैं उनको भी आप करके निकाल सकती हैं। तो सम ये आ गया फाइनेंशियल सेल्स, इसको क्लोज किया आपने, मल्टीप्लाई किया सॉरी इनटू सम ऑफ फाइनेंशियल सपोज प्रॉफिट। इस तरीके से आप थोड़ा इसको इस तरीके से भी लेके चल सकते हैं, लेकिन जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना जब तक ये वाजे नहीं होगा। दूसरा, आप लोग जो है गूगल पे लिस्ट ऑफ डेक्स एक्सप्रेशन सर्च कर लें, सही है, और लिस्ट ऑफ डेक्स एक्सप्रेशन फाइल टाइप पीडीएफ, सही है, तो आपके पास पूरे डेक्स एक्सप्रेशन जो पीडीएफ वर्जन है ना वो आपके पास आ जाएंगे, सही है। तो इधर से आप प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। तो ये देखें, ये फाइनेंशियल फाइल ऐसी है कि इस पे आपको काफ़ी ज़्यादा खेलने का जो है वो मौका मिलता है, इस पे आप प्ले अराउंड कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ तक हमने होपफुली अगर सारी चीज़ें सही करी हैं तो अब हम करेंगे क्या कि यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे इस वाले चार्ट पे। ये हाईलाइट नहीं हुआ जो अभी
अभी हमने कंप्लीट नहीं किया ना। कंप्लीट ही किया ना सर। हाँ, तो अभी बेसिकली अब हमने ये वाला एक पोर्शन कंप्लीट कर लिया है, पैरामीटर और उसका मेजर बना लिया है, सही है, और ये हमारे पास चार्ट आ गया है। अब हमने इसको और इसको लिंक करना है थ्रू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, सही। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत आप लोग ज़रूरी नहीं कि उसके साथ ही करें, मेजर्स के साथ या डेक्स के साथ, इसमें खुद भी ऑप्शंस होते हैं। अब यहाँ पे आप कॉलम में आएंगे, अपना विजुअल सेलेक्ट करके विजुअल के कॉलम एरिया में आएंगे, और कॉलम एरिया में यहाँ पे आपके पास जो कलर शो कर रहा है ना, ये आपका विजुअल फॉर्मेटिंग का एरिया है। इसको आप फॉर्मूला को क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पे रूल्स खुद भी डिफाइन कर सकते हैं, सही है। अगर लेट सपोज इज इक्वल टू इफ वैल्यू स्टार्ट्स विद समथिंग, तो आप ये भी कर सकते हैं। हमारा ये आप लोग खुद प्ले अराउंड कर लीजिएगा, सही है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। हम जा रहे हैं फील्ड वैल्यू में और ग्राफ सेलेक्ट कर रहे हैं। हमारा सेल्स चेक मेरे ख्याल से मैंने मेजर का नाम दिया था, जहाँ तक मुझे याद पड़ता है। हाँ, सेल्स चेक था मेजर का नाम। ये अब आप अपना स्लाइडर मूव करेंगे तो इसको क्यों नहीं हो रहा है, एक सेकंड, इसको हमने सेलेक्ट, या तो हमने पैरामीटर ज्यादा दे दिए। इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। हो गया सर, वहाँ पे गया था। हमने वैल्यूज कम डिफाइन की है। बेसिकली सम ऑफ सेल्स जो थी ना, कोई बता सकता है क्या गलती हो रही थी? फॉर्मूले में तो गलती हो रही थी, सेल्स लगा दिया था, लेकिन सम ऑफ सेल्स जो था ना, वो सम ऑफ सेल्स था 33 मिलियन, और हमने वैल्यूज जो ली थी वो ली थी 1 मिलियन से 5 मिलियन। इस वजह से शो नहीं हो रहा था। ये 4.8 यहाँ पे कर दिया था ना हमने। अब देख, मैंने फॉर्मूला चेंज किया है। ये चलें, इसको ऐसे कर देते हैं वापस। मैं बताता हूँ गलती क्या हुई थी। इसी तरीके अब सही है। एक सेकेंड, जो मैंने फील्ड चेंज नहीं की, मैं सेल्स को ले आता हूँ लाइन वाई एक्सेस पे, और प्रॉफिट को ले आता हूँ इधर। अभी भी ये वैल्यू काम करेगी, सही है। गलती फॉर्मूले में ये हुई थी, फॉर्मूले में गलती नहीं हुई थी। गलती मैं बताऊँ कहाँ हुई थी। गलती हुई है इसकी फील्ड सेलेक्ट करने में, मैं बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे सेल्स चेक में आए, पैरामीट्रिक वैल्यू में आए, तो सॉरी यहाँ पे तो हमने इंक्रीमेंट दिया है कितना, 1 मिलियन, 5 मिलियन ऑफ 50,000। पहले तो इसको सही कर लूँ, ये 50,000 को 500,000 कर लेते हैं, और ये 5 मिलियन नहीं है, ये है देखें सही जीरो लगाएं, 6 जीरो है, अब 6 जीरो है, ज्यादा हो गए। जी सर। चलो
करोड़ हो गया, सही है, अब सही हो गया। अच्छा जी, हमने जो है वो इंक्रीमेंट लिए थे प्रॉफिट वाले, सही है, ये प्रॉफिट्स हैं, सही है। अगर हम सेल्स पे वैल्यू चाह रहे हैं ना का हाईलाइट हो, तो फिर हम रखेंगे एटलीस्ट 10 मिलियन से 40 मिलियन के दर। नहीं समझ में आया? चलो बताता हूँ मैंने गलती क्या की थी। मैंने गलती ये करी है कि मैंने इंक्रीमेंट जो लिए हैं वो प्रॉफिट के लिहाज से लिए। प्रॉफिट क्या है, 4.8 मिलियन मैक्सिमम है और 1.8 मिलियन मिनिमम है, सही है। और मैंने जो है वो यहाँ पे इंक्रीमेंट प्रॉफिट के लिहाज से ले लिया, सही है, ये चीज क्लियर है। जो मैंने मेजर बनाया और मेजर में मैंने वैल्यू रखी कि इफ सम ऑफ, मैं यहाँ पे मैंने वैल्यू रख दी थी सम ऑफ सेल्स, सही है, और सम ऑफ सेल्स इज लेस देन इज इक्वल टू पैरामीट्रिक वैल्यू, पैरामीटर वैल्यू, सही है। जो मिनिमम सेल्स का सम है या एग्रीगेट है वो है कितना, 13.8 मिलियन। ये जो 13.8 की जो लाइन जा रही है ये प्रॉफिट है, ये सेल्स है। मैंने किया जो गलती थी, हाँ प्रॉफिट बार है, जो मैंने गलती यहाँ पे की थी कि मैंने इंक्रीमेंट दिए हैं प्रॉफिट के लिहाज से और सेल्स लगा दी थी इसके लिहाज से। अगर मैं यही चीज वैल्यू में आके इसको मैं एक एक बढ़ा दूं, सही है, हो जाना चाहिए। लेट्स सी क्या होता है। सही है, अभी हमने सेल्स के फॉर्मूले के लिहाज से किया, सही है, सबके क्लियर हो गया। अच्छा, हम वापस आते हैं, इसको एक एक जीरो कम करते हैं। हम सेल्स और प्रोडक्ट दोनों से कर सकते हैं ना? हम सेल्स और प्रॉफिट हर लिहाज से कर सकते हैं, सही है। हमें वैल्यूज उस लिहाज से डिफाइन करनी होगी। जो सेल्स का एग्रीगेट है वो क्या था, 13.8 मिलियन से स्टार्ट हो रहा था। सेल्स की देखें लाइन चार्ट है, सेल्स का एग्रीगेट कितना है, 13.8 से स्टार्ट हो रहा है और मैक्सिमम जा रहा है 33.0 तक, सही है। तो जो मुझे पैरामीटर की वैल्यू रखनी होगी ना, जो स्लाइसर की वैल्यू रखनी होगी वो कम से कम 13 रखनी होगी और ज्यादा से ज्यादा 34 रखनी होगी, फ्रॉम 13 टू 34 मिलियन, सही है। और अगर प्रॉफिट में रखूंगा तो प्रॉफिट में मुझे कम से कम रखनी होगी 1.5 या 1 और ज्यादा से ज्यादा 5, ताकि जब मैं फॉर्मूला में इंक्रीमेंट से हिसाब से लगाना। हाँ, क्योंकि मैं जो फॉर्मूला लगा रहा हूँ, फॉर्मूला क्या लगा रहा हूँ, फॉर्मूला में एक रेंज दे रहा हूँ। देखें फॉर्मूले पे अगर आते हैं तो फॉर्मूले में मैं दे रहा हूँ रेंज, और रेंज की वैल्यू आ जाती है, ये मैं क्या कह रहा हूँ फॉर्मूले में कि इफ सम ऑफ फाइनेंशियल इज लेस देन इज इक्वल टू पैरामीटर वैल्यू, या तो कम हो या उसके बराबर हो। अगर उसके बराबर होती है तो रेड कर दो, सही है, उससे कम होती है तो उसको रेड रखो। जैसे ही वो आगे मूव कर जाएगी, लेट सपोज आपकी 2 के बाद 2.5 पे चली जाएगी, सही है, 2 से 2.5 पे चली जाएगी। अगर उसके पीछे कोई वैल्यू आ रही है जो सम इससे ज्यादा है या इससे कम है, इसके बराबर है, तो रेड कर देगा। नहीं होगा तो उसको जो है वो उसी कलर में रखेगा। हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल कलर चेंज कर सकते हैं और आप। बराबर है, हाँ जी, इससे इंटरप्रिटेशन क्या होगी? इससे इंटरप्रिटेशन हम आपको निकालेंगे। अभी जैसे वो प्रॉफिट पर आते हैं, सही है, और इसको कर देते हैं डार्क रेड, किया मैंने। चलो इसको सम ऑफ फाइनेंशियल प्रॉफिट, यहाँ पे सपोज यहाँ पे मैंने प्रॉफिट रखा हुआ है। अगर मैं प्रॉफिट इसको धर ले हूँ और सेल्स को धर ले हूँ तो ये दोनों ही चीज हो जाएगी। देखें अब ये जो है स्लाइसर मैंने मूव किया, यहाँ तक तो वैल्यू बढ़ती जा रही थी, सही है। यहाँ पे 2.5 पे मेरे पास एक बार जो है वो कलर नहीं होती, सही है, बाकी आगे की बार कलर हो जाती है।
इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट जो है यहाँ पे आपका कम है, सेल ज़्यादा है। सही है। एक काम हम और कर सकते हैं, अगर हमें हर प्रोडक्ट का प्रॉफिट मार्जिन पता हो, सही है, तो वो हम यहाँ पे डाल के कैलकुलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे इसका प्रॉफिट मार्जिन क्या था, जिसकी वजह से हमारे पास यहाँ पे सेल्स तो ज़्यादा है लेकिन प्रॉफिट जो है, सॉरी, सेल्स ज़्यादा होने, कम होने के बावजूद प्रॉफिट ज़्यादा है। इसकी इंटरप्रिटेशन आप देखें, सेल्स कितनी है 17.7 मिलियन, प्रॉफिट 2.8 मिलियन है। इसकी सेल 18.3 मिलियन है, इसका प्रॉफिट 2.3 मिलियन है। तो अब हमें अगर प्रॉफिट मार्जिन पता हो हर प्रोडक्ट के, तो हमें एक और इंटरप्रिटेशन आ जाएगी कि क्यों जो है इसका प्रॉफिट मार्जिन के लिहाज से इसका प्रॉफिट ज़्यादा है और सेल्स कम है। उसका क्या फॉर्मूला होता था, लास्ट क्लास में हमने किया था, किसी को याद है? चले, कोई मसला नहीं है। सेल्स, जो भी आपकी प्रॉफिट होगा या कॉस्ट होगा वो डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स होगा। सही है। तो उससे आप मार्जिन निकाल सकती हैं। सही है। तो एक मेजर हम बना लेते हैं, ये सिंपल मेजर है ना। अभी हम एक्चुअल डेक्स में आएंगे तो वहाँ पे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे जब हम पढ़ेंगे। तो डिवाइड का हमने लिया था फॉर्मूला, ये भी हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। सही है। सम किया हमने, हम क्या निकाल रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन। सही है। ये सारे फॉर्मूला टेक्स्ट में जो डाल रहे हैं ये सब भूल ही जाएंगे। बिल्कुल भूल जाएंगी, तभी आपको मैंने बताया है कि जो है वो यहाँ से निकाल के प्रिंट आउट निकाल के रखें। सही है। इसमें आपको मैक्सिमम फॉर्मूले मिल जाएंगे। आप अगर यहाँ पे क्लिक करती हैं डेक्स डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस में, देखिए कोई भी चीज़ ना फालतू की याद करने की ज़रूरत नहीं है जब आपके पास रेफरेंस में है। जब आप उसको यूज करना शुरू करते, देखें 318 पेजेस का आपके पास डेक्स का रेफरेंस गाइड आ गया। ये सब फ्री है, ये आपको माइक्रोसॉफ्ट फ्री में दे रहा है। आप इससे काम की चीज़ें निकाल सकती हैं। दूसरा, एक वेबसाइट होती है W3 स्कूल, आई डोंट नो इसमें पावर BI है या नहीं है, ये यूज़ किया है किसी ने? है? किसी ने भी नहीं यूज़ किया? अच्छा जी। W3 स्कूल जो, और पावर BI देख लेते हैं इसमें है। अच्छा, जिनको प्रोग्रामिंग का शौक है ना, और SQL और ये सारी चीज़ें नहीं है, ट्यूटोरियल पॉइंट आ गया, ये आ गया। ये जी, ये आपका कंप्लीट समझ लें, आपकी एक 1 स्टेप गाइड है फॉर ऑल कोडिंग लैंग्वेजेस, फॉर डेटा साइंसेस, फॉर पाइथन, फॉर एवरीथिंग। सही है। तो इसमें तमाम चीज़ें आपकी अवेलेबल हैं, सारी लैंग्वेजेस अवेलेबल है, सब और सब फ्री है। तो इसमें देख लें, वरना डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस की आपको ये पूरी गाइड मिल गई है माइक्रोसॉफ्ट से, यहाँ से। सही है। आपने क्या सर्च क्या कराया, लिस्ट ऑफ डेक्स एक्सप्रेशन फाइल टाइप PDF, ये आप सर्च करेंगे तो आपको जो पहली लिंक मिलेगा डेटा एनालिसिस एक्सप्रेशंस का, वो से आप डाउनलोड कर लें, उससे आप प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। चैट GPT आजकल तो आपका असिस्टेंट है, चैट GPT। आप जो है वो सिंपल, लेट सपोज इसको मैं कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं वो भी आपको बता देता हूँ। सम ऑफ प्रॉफिट डिवाइड किससे होगा, टोटल सेल्स से। सही है। और कॉमा डाल के हम 0 क्यों लिखते हैं, उस वजह से लिखते हैं कि कोई अगर एरर आ रहा हो तो उसको रिप्लेस कर दे 0 से, जस्ट लाइक एक्सेल फॉर्मूला। सही है। लेकिन एक्सेल और इसमें क्या फर्क है, ये पूरी फील्ड को एग्रीगेट करता है, मतलब पूरे कॉलम को प्लस करेगा ये। सही है। ये सेल बाय सेल नहीं चलेगा। अच्छा जी, ये मेरे पास आ गया प्रॉफिट। क्लोज करूं, ये कह रहा है कि आपने एक फील्ड जैसा नाम रिपीट नहीं हो सकता, तो इसको प्रॉफिट मार्जिन कर देता हूं मैं। अच्छा जी, ये हो गया प्रॉफिट मार्जिन। अब हमने टूल टिप एक तो सीखा था कि हम दूसरे पेज से लेकर आते हैं टूल टिप, जिसमें आपको उसको मैं बता भी दूंगा आपको क्लास के बाद। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा होता है टूल टिप का, ऐड डेटा फील्ड्स हियर। तो आप क्या कर सकती हैं, प्रॉफिट मार्जिन को पिक करके यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। तो अब आप जब इस पे होवर करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट मार्जिन भी आ रहा होगा। अब इसका प्रॉफिट मार्जिन कितना है, 0.16 है, 16% है। सही है। मतलब मैं 1 रुपए पे 16 पैसे कमा रहा हूँ, या 100 रुपए पे 16 रुपए मैं इस पे प्रॉफिट ले रहा हूँ। सही है। दैट इज अ वेरी गुड मार्जिन। सही है। तो आपको 1 रुपए पे 100 रुपए पे 16 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। इसमें कितना हो रहा है, 13 पैसे हो रहा है। तो इस वजह से इसकी सेल ज्यादा होने के बावजूद जो है इसका प्रॉफिट कम था। और जब हमने हवर किया 2.5 पे,
तो ये वाला रह गया, ये वाला आपका हाईलाइट हो गया। सर मेरा ये क्वेश्चन ये है जी जी कि जब ये ग्राफ हमें इतनी अच्छी तरह एक्सप्लेन किया है सब कुछ, हाँ। तो हमें स्लाइसर की क्या जरूरत है फॉर डेस्कटॉप? नहीं देखें, ये तो पैरामीटर वैल्यू आपके पास क्यों नहीं, ये आपको ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन नहीं कर रहा। आप लेट सपोज अगर प्रेजेंटेशन दे रही हैं, सही है, आप बता सकती हैं कि 2.5 पे, सही है, यहाँ पे आप आती हैं तो आपके पास एक कंप्लीट पिक्चर बता रहे हैं कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी हैं जो कि ज्यादा सेल्स होने के बावजूद भी प्रॉफिट हमें कम प्रोड्यूस कर रहे हैं, सही है। अब वो एक तो होता है डेलिब्रेट, अगर जिनको बिजनेस, कुछ आपके ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनको आप चाहते हो कि ज्यादा डिस्काउंट देके निकालें, जो महंगे प्रोडक्ट हैं, जो स्लो मूविंग प्रोडक्ट हैं आपके, उन पे आप कहते हो अगर नेगेटिव मार्जिन भी हुआ, नुकसान में भी हम बेच सकते हैं तो बेचें, उसका प्रॉफिट हम कहीं और से ले लेंगे, सही है। तो हो सकता है ये वो प्रोडक्ट हो सकता है आपको पता ही ना हो, सही है। तो ये चीज नुकसान दे रहा है। नुकसान तो नहीं दे रहा, लेकिन ज्यादा सेल्स पे हमें कम प्रॉफिट दे रहा है, सही है। ये सॉरी, ये हमें कम सेल्स पे ज्यादा प्रॉफिट दे रहा है, तो हमें अपने एफर्ट्स इस पे लगाने चाहिए। अच्छा, एक अब आप लोगों के लिए एक एक्सरसाइज है, सही है, वो ये है कि अब अगर मैं यहाँ पे इसको, यहीं पे स्मॉल मल्टीपल्स का एक ऑप्शन होता है, स्मॉल मल्टीपल्स के ऑप्शन में मैं यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ लेट सपोज कंट्री, सही है। तो अब कंट्री वाइज ये सारे पैरामीटर्स जो है ना सभी रेड हो गए। अब आपने करना ये, इसको मैंने सेलेक्ट किया, विजुअल्स में गया, स्मॉल मल्टीपल्स के ऑप्शन में जाके इसके मैंने रॉज बढ़ा दिए, तो ये सारे उसमें आ जाएंगे, सही है। या अब मैंने कौन सी पैरामीटर वैल्यू रखनी है, सही है, कि जो मैं फंक्शन स्मॉल मल्टीपल्स को हटाए बगैर कर रहा था, किधर गया स्मॉल मल्टीपल्स, ये रहा, कंट्री हटा के मेरे पास ये वैल्यूज आ रही थी, स्लाइसर चल रहा था तो वैल्यूज हाईलाइट हो रही थी, लेकिन जब मैंने इसे कंट्री वाइज डिवाइड कर दिया तो ये सारी की सारी वैल्यू कम हो गई, सही है, इस वजह से सभी रेड हो गई। अब आपने पैरामीटर्स ऐसे सेट करने हैं कि जब अगर मैं स्मॉल मल्टीपल्स कंट्री वाइज इसको एनालिसिस करूं तो यही सारी फंक्शनैलिटी है। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, पैरामीटर्स के साथ खेलना है। आपने जाके देखना है कि लेट सपोज मैं कंट्री ड्रॉप कर देता हूँ दोबारा, यहाँ पे किधर गया स्मॉल मल्टीपल्स, यहाँ पे इसको मैंने कर दिया बड़ा। अब यहाँ पे वैल्यूज किसके दरमियान कर रही हैं, प्रॉफिट की 0.7 से लेके 0.7, 0.5 से लेके 0.6। तो आपको पैरामीटर वैल्यूज जो है ना इस तरीके से रखनी होंगी कि जो है वो आपकी ये सारी के सारी कंट्रीज पे भी यही फंक्शनैलिटी है पैरामीटर्स की। तो सर फिर हमें हर कंट्री का देख के फिर हमें हाँ जी, हर कंट्री का देख के आप एवरेज आउट करके उस एवरेज से कम वैल्यू रखेंगे पैरामीटर्स की। नहीं, एक ही रखनी होगी। आप जब देख वैल्यू सबका आपको चेक करना होगा, और ये आमतौर पे आगे पीछे ही होंगे। अगर आप इसको देखें, प्रॉफिट सबके जो है ना 0.7 से लेके 0.7 है, यहाँ 0.6 है, 0.2 है, 0.9 है, 0.5 है, सही है। तो आपकी वैल्यू जो है आप रख सकती हैं 0.1 से 0.9 तक, सही है। और इसका थोड़ा सा एनालिसिस बना लीजिएगा। मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी चैट जीपीटी से ना, उससे आपको हर विजुअल का इंटरप्रिटेशन मिलेगा। जब तक आपको इंटरप्रिटेशन ही नहीं पता तो उस विजुअल का फायदा ही नहीं। तो इंटरप्रिटेशन चैट जीपीटी पे डाल के जरूर देखें, बहुत ही सिंपल है। आपने सिंपल ये करना है, अगर चैट जीपीटी पे काम ना चले तो गूगल जेमिनी पे करके देखें। गूगल जेमिनी, सही है। उस पर आपने क्या करना है, इसको मैंने स्मॉल मल्टीपल हटा दिया, इसको मैंने किया हाईलाइट, सॉरी इसको शिफ्ट विंडोज प्लस एस, इसका हो गया स्नैपशॉट। और मैंने गूगल जेमिनी पर जाके इसको किया कंट्रोल वी और कर दिया एक्सप्लेन दिस ग्राफ, एक्सप्लेन दिस विजुअल, सही। अगर वो कहेगा ज्यादा है तो आपको, अगर इसमें वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो आप इसको यहाँ पे क्लिक करके शो एज टेबल या एक्सपोर्ट डेटा में उसके डेटा को डाल के उसकी इंटरप्रिटेशन ले लें।
जितनी अच्छी इंटरप्रिटेशन आपके होंगी उतनी ही अच्छा आपके आगे चीजें होंगे। देखो एक प्ले अराउंड वाली चीज है, आप जितना प्ले अराउंड करेंगे उतनी अच्छा आपके समझ में आएंगी चीजें। अगर मेरी डिस्प्ले इतनी अच्छी है, मेरा विजुअल इतना अच्छा है, तो मुझे इंटरप्रिटेशन के साथ इंटरप्रिटेशन तो जरूर देनी है। अगर हाँ हम ये चूज इसलिए कर रहे हैं कि मुझे इंटरप्रिटेशन वाली चीज खत्म हो जाए, मैं सिर्फ विजुअल देखूं और समझ जाऊं, वो तो आप समझ फिर मैं जाएंगे। इंटरप्रिटेशन की देखें। चीजें यूज करूं। एग्रीड, सही है, लेकिन आपने किसी को प्रेजेंट तो करना है ना। पर मेरे विजुअल्स जब ऐसे हैं कि वो सब कुछ दिखा रहे हैं, हम्म। फिर इंटरप्रिटेशन देखिए प्रेजेंटेशन में आप विजुअल दिखाते हैं और फिर आप उसको वो करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। चाहे आप उसमें वो क्या कहते हैं, लेट्स सपोज अगर आप अपनी फाइल भी बना रही है प्रैक्टिकल, तो उसमें आप ऑब्जर्वेशन चार्ट के बाद ही बताती हैं। ऑब्जर्वेशन के बाद रिजल्ट में आप एक्सप्लेन तो करती हैं, समराइज तो करती हैं। चाहे आप कोई सा भी रिसर्च में हो, कहीं भी हो, समरी तो बनती है ना, एग्जीक्यूटिव समरी। तो फिर हमें हर चीज की समझ डालनी होगी। आप अपने लिए करें, ये मैं कह रहा हूँ कि आप लोग अपने लिए भी करें, ताकि आप लोगों को बिजनेस देखें। आप लोग अलग अलग फील्ड से हैं ना, तो बिजनेस अभी हम पढ़ रहे हैं बिजनेस इंटेलिजेंस का सॉफ्टवेयर, तो विजुअल को यूटिलाइज करना, विजुअल को यूज करना हमें आ गया है, लेकिन किसको कब कहाँ यूज करना है, उससे क्या इंटरप्रिटेशन निकल रही है, वो भी तो हमें आना चाहिए। कि कब लेट्स सपोज हमें प्रोडक्ट और प्रॉफिट है तो हमें पता है कि बार चार्ट है, ट्रेंड निकालना है तो हमें पता है कि क्या है आपका लाइन ग्राफ। बिल्कुल सही है। अगर हमें जो है वो एक नंबर्स के हमारे पास सेगमेंट्स कम है, सही है, तो हम ट्री मैप से एक बर्ड आई व्यू ले सकते हैं कि यार इसकी प्रॉफिट क्या है, इसकी प्रॉफिट क्या है, इसकी प्रॉफिट मार्जिन क्या है। तो विजुअल्स को प्ले अराउंड करें, विजुअल्स से उसकी इंटरप्रिटेशन करते हैं। टेबल में करें ना, कर लेते हैं टेबल में, शो एज टेबल आ गया। टेबल मुझे लगता है ज्यादा अच्छी वो दे देती है विद इसकी ना ग्राफ के साथ। ये तो ऐसा तीन वैल्यूज हैं, लेकिन अगर आप- आपकी ज्यादा वैल्यूज आप टेबल के साथ भी कर सकते हैं। नहीं तो ये एग्रीगेट है ना सारा। हाँ, ये आप देखें आपने क्या किया है, आपने प्रोडक्ट, सम ऑफ सेल्स, सम ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट मार्जिन है ना। तो आप लोग चले बस ये आखिरी चीज, फिर इसके बाद इसको आप थोड़ा सा पेज में कैनवस साइज पे जाएं, कैनवस सेटिंग्स में जाके इसको करें कस्टम, कस्टम से इसकी हाइट कर दें 1100 और यहाँ पे आप ड्रॉप कर दें, टेबल ड्रॉप कर दें। इधर ये क्यों नहीं हो रहा है, क्या आ गया? आप टेबल यहाँ पे जितने भी कॉलम हमने क्या किया था, सेल्स किया है और प्रॉफिट किया है, प्रॉफिट किया सॉरी, और प्रोडक्ट किया है, प्रोडक्ट इधर है मैंने दिख रहा है, ये रहा, और क्या है, प्रॉफिट मार्जिन्स किया था, ये रहा जी आपका ग्राफ टेबल आ गया। सर एक बात पूछूं? बिल्कुल पहले तो पूछ, यही था, नहीं सब ये वैल्यूज नहीं आ रही इसमें टोटल, ये टोटलिटी में नहीं आ रही। नहीं यार, ये भी बनाया वो तो इसका साथ आप शो हो रहा था। जी जी पूछें। सर सारी विजुअलाइजेशन पे हम एक ही काम कर रहे हैं, मतलब तो मतलब सब पे क्यों कर रहे हैं? अगर हम ये एक देखें पे करें अभी तो एक पे तो सारे काम हो सकते हैं ना। नहीं, कैसे हो सकता है, आपने ये देखें, मतलब जैसे कि बार चार्ट है, हम मतलब बार चार्ट को टेबल में कन्वर्ट कर रहे हैं आराम से। नहीं ये तो मिस ने पूछा कि इसको करना है तो मैंने करके नहीं दिखाया। तो ये हम सब पे हाँ। कर सकते हैं ना। हाँ कर सकते हैं आप, इनका लेकिन- क्वेश्चन ये था ना कि हम पैराग्राफ में देने के बजाय हम इस तरह का मतलब टेबल फॉर्मेट में दे दें, तो क्या दे सकते हैं? तो सर ने वो करके दिखाया। टेबल कर सकते हैं आप, लेकिन देखें जो हर विजुअल का और हर डिफरेंट पैरामीटर्स का डिफरेंट विजुअलाइजेशन होगा। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में ना ये 2 पेज दिए थे मेरे ख्याल से, ये वाले ये तो हर विजुअल नहीं है, इसका प्रिंट आउट निकाल के सामने नाम में रखिए। तो जो चीज सर है, इसका स्क्रीनशॉट आप ग्रुप में भेज दीजिए। फाइल भेजी हुई है पूरी, आपने सामने फाइल ही नहीं खोल के देखी, सही है। तो स्क्रीनशॉट भी भेज दिया। हाँ। सर ने पूरी प्रेजेंटेशन मैंने पूरी प्रेजेंटेशन भेज दिया मुझसे आखिर पे। मैं तो उतना ही खोज रही जितना सर ने पढ़ाया। हाँ, नीचे नहीं, जाती नहीं। थी वो सर। देखें आगे देखें, वैसे कोई वैसा वो नहीं है, लेकिन सर एक और चीज की जी। पैरामीटर स्लाइसर डालना, इससे साथ हम एक टूल टेबल दोनों काम एक ही कर रहे हैं। देखें टूल टिप इज एंटायरली डिफरेंट। टूल टिप क्या बताता है, देखें मैं जिस पे कर्सर लेके जा रही हूँ मुझे उसके बारे में detail उसके बारे में बता रहे, स्लाइसर आपको विजुअली बता रहे हैं, तो मुझे विजुअली दिखा रहा है। ऐसे स्लाइसर कैसे करेगा,
मैं सेक्सी घर से लेके जा रही हूँ, मुझे बता रहे हैं उसके बारे में डिटेल। उसके बारे में डिटेल बता रहा है। अभी तो मैं जिसको स्लाइस आउट कर रहा हूँ ना, पैरामीटर जो सेलेक्ट कर रहा हूँ, जो वैल्यूज दे रहा हूँ, उससे कॉरेस्पॉन्डिंग वो वैल्यू को हाईलाइट करके रख देता हूँ टूल टिप पे। टूल टिप आपको उस वैल्यू के बारे में बता रहा सारी है। इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी ना टिकट पे। टूल टिप आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रहा है और उसके दो हैं। देखो, एक हमने लास्ट क्लास में देखा था कि टूल टिप को ग्राफिकली देखें, जो कि हमने एक पेज को टूल टिप बना दिया था। हमारे पास यहाँ पे विजुअल में भी टूल टिप आ रहा होता है, सही है। विजुअल जो आपका सिलेक्टेड विजुअल है, उसके अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ टूल टिप का ऑप्शन आ रहा है। आप अपने डिफरेंट मेजर्स जो आपने कैलकुलेट किए हैं ना, वो भी आप यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हैं। लेट सपोज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अगर मैं यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ, किधर गया टूल टिप, ये रहा, सही है। तो यहाँ पे इसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का भी सम दिखा देगा, सही है। टूल टिप क्या कहता है कि यहाँ इसको कहते हैं टूल टिप, ये आपकी जो वैल्यू शो हो रही है ना, ये वैल्यूज को उसमें शो कर रहा है, क्या कहते हैं आपका उसमें न्यूमेरिक फॉर्म में शो कर रहा है। और अगर हमें विजुअल फॉर्म में चाहिए था तो हम किसी दूसरे पेज को टूल टिप बना लेते थे। यहाँ पे क्या है, ये स्लाइसर ऑप्शन है कि मैं पैरामीटर सेलेक्ट कर रहा हूँ, सही है। और देखें, ये सिर्फ समझाने के लिए है। अभी इसका जो एक्चुअल वो है ना, क्या कहते हैं, क्रक्स, जो इसका एक्चुअल बेनिफिट है, वो ये है कि आप परेटो चार्ट बने। परेटो चार्ट मेरे ख्याल से सबने पढ़ा होगा, नहीं? 80-20 प्रिंसिपल, 20-80 प्रिंसिपल जो होता है, 20-80 प्रिंसिपल का आइडिया है सबको? ये 80-20 कहते हैं। 80-20, हाँ, वो 80-20 परेटो प्रिंसिपल है। 80-20 के आप किसी भी चीज में आप वो लगा सकते हैं, सही है। जैसे एग्जाम में आप अगर कर लें तो 80% ऑफ द रिजल्ट कैन बी अचीव्ड बाय 20% ऑफ द टॉपिक्स ऑफ, सही है। 20% ऑफ टॉपिक पढ़ के 80% रिजल्ट ला सकते हैं किसी और हर चीज में। 80% ऑफ द प्रॉब्लम आर कॉज्ड बाय 20% ऑफ द कस्टमर्स, सही है। तो ये 80-20 प्रिंसिपल था, 20-80 कह रहा था मैं, सही है। तो 80-20 जो है ये परेटो प्रिंसिपल उसका है कि लेट सपोज यहाँ पे मैं लगाता हूँ कि यहाँ पे परेटो चार्ट बनाता हूँ, सही है। जब हम इसको एक डेक्स को थोड़ी डिटेल में जाएंगे, हम एक डेक्स एक्सप्रेशन लगाएंगे और हम देखेंगे कि कौन सा प्रोडक्ट जो है वो हमें 80% ऑफ द सेल्स दे रहा है, कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हमें 80% ऑफ द सेल्स दे रहे हैं। उसमें हम यहाँ पे परेटो प्रिंसिपल से परसेंटेज के लिहाज से पैरामीटर को सिलेक्ट करेंगे और जैसे हम परसेंटेजेस को मूव करेंगे तो हमारा सिलेक्टेड जो ग्राफ है अकॉर्डिंग टू सेल्स वो उसको हाईलाइट करेगा। यहाँ पे आप अपने आपको आइडिया हो गया है किस तरीके से आपने दो उसको कनेक्ट करना है, पैरामीटर्स को और विजुअल्स को कनेक्ट करना है। इसको आप ऐसे प्ले अराउंड कर सकते हैं। इसको क्लोज करें, आगे बढ़ें। अच्छा, हाईलाइट करने के लिए हमने इसमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। कंडीशनल फॉर्मेटिंग की है। आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के साथ जो है ना घर पे भी प्ले करें, जरूरी नहीं है कंडीशनल फॉर्मेटिंग आप ऐसे करें। आप जाके जो उसके नॉर्मल रूल्स हैं उस पर भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग कर सकती हैं, सही है। तो आपके रिक्वायरमेंट के ऊपर डिपेंड। हाँ, वो आपके रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। लर्न मोर अबाउट कंडीशनल फॉर्मेटिंग, इस पे देखें, माइक्रोसॉफ्ट लर्न पे हर चीज का ऑप्शन है। अच्छा जी, यहाँ तो अब हम क्लोज करते हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक को पढ़ते हैं। आज से हम अपना जो दूसरा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, सही है, जिसमें हमारे पास जो कि हमारा मेन प्रोजेक्ट होगा, हम कोशिश करेंगे उसको डिटेल्स में सारी चीज़ें उसकी देखें। तो एडवेंचर वर्क्स की हमारे पास ये 4-5 फाइलें हैं, सही है। इसमें हम बारी बारी लेकर आएंगे अपने पावर क्वेरी एडिटर में और उसको एनालाइज करने की कोशिश करेंगे, सही है। ये मैं आप लोगों को इसका अभी भेज दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। इसको मैं कर देता हूँ क्लोज। सर हमारी क्लास के बाद वॉइस की क्लास होती है, उसके बाद फिर आप हमें मतलब उसके बाद फ्री होके भेजते हैं। उसके बाद फ्री होके भेजता हूँ। वैसे आप लोगों को एक प्रॉब्लम हो तो ग्रुप बनाने का मकसद यही है कि आप लोग ग्रुप पे सवाल कर लें। अगर किसी ने गलती से थोड़ी प्रैक्टिस की होगी तो जो है तो मैंने भी की थी, लेकिन टूल टिप में प्रॉब्लम हो रहा है। टूल टिप नहीं, मुझे नहीं, इनको नहीं आया। आपको आया, चले मैं 2 मिनट लेता हूँ, मैं आपको बता। आप में से किसी और को आया था टूल टिप में प्रॉब्लम, तो फिर आप मैडम को समझा दें, सही है, इसको समझा दें ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए। नहीं अच्छा है ना, ऐसी तरीके से। सर बट द प्रॉब्लम इज कि आप जो है ना वो जब हमें भेजते हैं ना हाँ, हाँ। प्रेजेंटेशन, वो हमारे लिए हेल्पफुल तो थी लेकिन थोड़ा लेट भेजते हैं।
अभी मैं थोड़ी जल्दी भेज दी, मैंने मंडे को भेज दी थी। अच्छा हाँ, मैंने जल्दी भेजी थी अपने ख्याल में। क्योंकि ये तो सर आपके वो हो रही होती है ना, मतलब नहीं, इसको recording। जो है ना रिकॉर्डिंग को फिर मैं डालता हूँ, उस पर अपलोड करता हूँ ना यूट्यूब पे, मैं यूट्यूब का लिंक भेजता हूँ। अच्छा हाँ, तो इस वजह से। time। चलें जी, अब हम डेटा एनालिसिस पे करते हैं। सबसे पहला हमारा आज से पावर क्वेरी सर एडिटर। थोड़ा सा ऊपर जाइएगा, ग्लास स्लाइड कौन सी थी इसकी? ये वाला आप लोगों को मैंने कहा था, आप में से किसी ने कोशिश करी इसमें कॉस्ट मैनेजमेंट और ये तमाम ग्राफ बनाने की? नहीं सर, आपने नहीं कहा। नहीं, मैंने कहा था कि बाकी चीजें जो है ना, कहा था तो सर। मैंने कहा था कि बाकी चीजें आप घर पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। नहीं, हमने की नहीं, आपने नहीं कहा शायद किया। सुनने में रह गया सर। अच्छा, मेरे Assignment साथ पे। फायदा ये है कि मेरे पास तो रिकॉर्डिंग होती है, तो आप लोग रिकॉर्डिंग सुनिएगा। सही है, उसमें कहा था मैंने। अच्छा खैर, एनीवेज कोई मसला नहीं है, इसको आप कर लीजिएगा। अगर कोई मसला हो है, इसी के बहुत ही सिंपल है ना, इसमें हर चीज दी हुई है। लाइन चार्ट फोरकास्टिंग, सही है, एरिया चार्ट, और यहाँ पे बार कॉलम पे कॉस्ट मैनेजमेंट बताई हुई है, सही है। तो आपने सिंपल जो है सीजनल ट्रेंड निकालना है। यहाँ पे सारे ना पैरामीटर्स बताए हुए हैं, कौन से मेट्रिक आपने यूज करने और जो है उससे निकालना है। वैसे बॉयज में मैंने काफी ज्यादा कराया भी दिए थे। अच्छा जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए क्वालिटी डेटा, इसको थोड़ा सा पढ़ लें, मैं ज़रा पानी पी के आ जाऊँ, और इसमें कोई चीज़ सवाल तो पूछ लीजिए। एक एक करके डिस्कस करें, साथ पढ़ते भी जाते हैं। पहला जैसे दिया हुआ वैलिडिटी, द डिग्री टू व्हिच योर डेटा conforms to defined business rules or constraints। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि डेटा जो है आपका द डिग्री टू व्हिच योर डेटा conforms to defined business rules or constraints। यानी आपका जो डेटा है वो बेसिकली आपके जो भी business में इस्तेमाल कर रहे हैं उसके साथ इन्वॉल्व है। दूसरा पॉइंट है एक्यूरेसी, वो तो सबको पता चल जा रहा है। ट्रू वैल्यू, consistency, ensure your data is consistent within the same data set or across multiple data sets। सही है। The degree to which the data is specified using the same unit of measurement। Same unit of measurement। ये तो यूनिफॉर्मिटी है। हाँ, सही है सर। हाँ जी मिस, क्लियर है सबको? अच्छा आगे बढ़ें। वैलिड डेटा होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। वैलिड का मतलब क्या है कि जो भी आपका बिजनेस है, जो भी वैल्यूज हैं, वो मिसाल के तौर पे अभी हम देखेंगे प्रोडक्ट में अगर साइजेस है ना, तो साइजेस 1 2 3 4 भी आ रहे हैं, स्मॉल मीडियम वो भी आ रहे हैं, तो वो यूनिफॉर्मिटी नहीं है, सही है। तो ये वाली चीज आ गई। वैलिड का मतलब क्या कर सकता है? डिग्री टू विच योर डेटा कंफॉर्म्स टू डिफाइंड बिजनेस रूल और कंस्ट्रेंट्स, सही है। मिसाल के तौर पे कि आप देख सकते हैं कि अगर मार्जिन 2 रुपए चल रहे हैं तो 2 को क्रॉस ना करना हो, किसी ने गलत एंट्री ना डाल दी हो, सही है। कंप्लीट जो है वो होना चाहिए, बीच में नल वैल्यूज नहीं होनी चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए, सही है। तो ये 4-5 चीजें इसको हम अभी देखेंगे किस तरीके से। डेटा क्लेंजिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग एंड रिमूविंग इनएक्यूरेट, इनकम्प्लीट और इररेलेवेंट डेटा, है। इनएक्यूरेट डेटा हो सकता है, टाइपो हो सकता है, सही है। आपका डेटा जो है वो रिडंडेंट हो सकता है, आपका डेटा जो है वो एक्सपायर हो सकता है, सही है। वैल्यूज जो है पुरानी, इतने डेटा हो कि आपको जरूरत ही ना हो, सही है, वो उठ के आ रहा हो। तो ये तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से आप डेटा क्लींस करते हैं, सही है। कॉजेज ऑफ डेटा इनएक्यूरेसी क्या हो सकती हैं? बहुत ज़्यादा डेटा आपके पास कंपाइल हो चुका है, सही है, उसमें जितने ज़्यादा मार्जिन हो, जितने ज़्यादा एरर्स होंगे उतने ही ज़्यादा आपका कोई वो हो सकता है, आउटलायर हो सकता है डेटा के अंदर, जिसकी वजह से डेटा इनएक्यूरेट हो सकता है। जैसे हमने लास्ट टाइम जिसके साथ किया था, सम भी आ रहा था ग्राफ में, सही है, जिसकी वजह से कि सारा का सारा डेटा जो है, मतलब सारा डेटा आ रहा था तो उसका सम भी वो ग्राफ में उठा रहा था। तो वो जब सम उठा रहा था तो वो सबसे ऊपर था और वैल्यू सारी नीचे थी। तो इस चीज़ों को हमने देखना होता है।
सर लेकिन डेटा की तो कोई लिमिट नहीं है सर, क्योंकि अगर हम किसी सपोज इम्तियाज को ले रहे हैं, किसी भी शॉप को ले रहे हैं जहाँ पे हम जब से वो स्टार्ट हुई है, जब से वो सालों साल का डेटा है, तो वो एडिशन हो रहा होता है, लेकिन क्या हम उस पास्ट डेटा को हम इतना एक्यूरेट 4-5 साल का पुराना डेटा को हम आज के डेटा से कनेक्ट करके और फिर कुछ कर सकते हैं क्या? देखिए तो डिपेंड करता है ना कि आप सैंपल साइज कौन है। वालेकुम सलाम, चले आप सही टाइम पे हैं, अभी क्लास स्टार्ट हुई है। सही है। सर मेरा सवाल है कि जैसे एक्सेल तो होता है, कोई हमसे कोई गड़बड़ वगैरह कोई एरर हो गया, ठीक है, तो हम उसको सेल्फ फाइल को उसको अपडेट करके या जो कुछ यहाँ पे मुझे समझ में आता है पावर बीआई में हम आते हैं तो वहाँ पे ये कंट्रोल का तो ऑप्शन नहीं है, और वहाँ पे सारी रख लेने के बाद हमें पता चलता है भाई ये यहाँ पे कुछ हुआ है। चलो तो मैडम से स्टार्ट करते हैं, मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। सही है। देखिए डेटा सैंपल साइज होता है, सैंपल साइज के ऊपर डेटा जितना भी ज्यादा बड़ा होगा ना, आप उसका एक छोटा सा सैंपल साइज लेके उसकी डेटा की एक्यूरेसी करते हैं, जिसमें स्टैटिस्टिक्स आ जाती है। सही है। जिसमें आप 95% लिमिट होती है। फिर उस डेटा को सेलेक्ट करने का तरीका, उस डेटा को जो है वो प्रोसेस करने का मेथड, सही है, वो पूरा एक 95% कॉन्फिडेंस लिमिट का स्टैटिस्टिकल तरीका है जो आप लोगों को मुझसे ज्यादा आता हो। सही है। तो उसके लिहाज से आप अज्यूम करते हैं कि डेटा मेरा जो है ना, वो मैं जब भी प्रोसेस रिपीट करूंगी 95% कॉन्फिडेंस लेवल पे वो रिजल्ट देगा। सही है। तो जितना भी बड़ा डेटा। दूसरा, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? आपके पास इम्तियाज का 10 साल का डेटा है, लेकिन उससे आपने निकालना क्या है? प्रमोशन निकालनी है, सीनियर ट्रेंड निकालना है, ट्रांसफॉर्म करेंगे, उस ट्रांसफॉर्म पे स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करेंगे। सही है। तो जिसने डेटा साइंस का जो है ना, मैं वो थोड़ा बहुत अगर टाइम मिला तो आइडिया दे दूंगा कि इसमें बहुत सारी चीजें, प्रोबेबिलिटीज आएंगी, इंटरफेरेंस आएंगी, अभी भी जो है ना इसमें छोटी छोटी चीजें जो आप कर सकते हैं। सही है। फिर इसके अंदर डेटा की जो है ना एक व्यू है जिसमें आप डेटा की प्रोफाइलिंग कर सकते हो। वहाँ कोई डेटा का व्यू दे देता है, डेटा में कहाँ कहाँ एरर है, उससे भी आपको आइडिया मिल जाता है। अब मैं आता हूँ आपके, ये क्लियर है आपका? देखें मैं आपको एक बात बता दूं, एक्सेल और पावर बीआई बिल्कुल डिफरेंट है। एक्सेल को आप जो है ना, इसमें थोड़ा सा अभी एक्सेल आप खुद डेटा एंट्री कर रही हैं, उसी को खुद पिवट लगा रही हैं, खुद ही सारी एनालिसिस कर रही हैं, अपनी मर्जी से सारा कर रही हैं। पावर बीआई में जो है आपका डेटा आपका नहीं है, आप डेटा अलग अलग रिसोर्सेज से ले रही हैं। आप पहले तो ये समझना, और जो आप कहेंगे कि हम वापस जाके सही कर सकते हैं, यहाँ पे भी पावर क्वेरी एडिटर में स्टेप्स आते हैं। सही है। अब लेट सपोज अब हमारे पास ये थोड़ा सा थ्योरेटिकली देख लें, ये स्टेप्स देख लेंगे। डेटा प्रोफाइलिंग क्या होती है? डेटा प्रोफाइलिंग में हमने पढ़ा है कि डेटा वैलिड है, डेटा एक्यूरेट है, डेटा यूनिफॉर्म है। सही है। ये तमाम चीज, डेटा कंसिस्टेंट है। सही है। तो डेटा कंसिस्टेंसी, मिसाल के तौर पर मैंने अभी एग्जांपल दी कि अभी हमने एड्रेस साइज देखे थे ना, तो उसमें नंबर्स भी आ रहे थे और वॉल्यूम भी आ रहा था कि मीडियम, स्मॉल साइज, तो ये कंसिस्टेंट डेटा नहीं है। सही है। तो आप उसको रिमूव करेंगे। तो ये तमाम डिफरेंट जो तरीकेकार हैं डेटा क्लेंजिंग के, डेटा को पढ़ने के, दैट इज कॉल्ड डेटा प्रोफाइलिंग। डुप्लीकेट डेटा अगर रिमूव करना है वो कर सकते हैं। मिसिंग डेटा अगर आपका है, नल वैल्यूज है, उसको रिमूव कर सकते हैं। डेटा को स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, करेक्ट इनएक्यूरेट डेटा, ये तमाम चीजें आप डेटा में कर सकते हैं। सही है। यहाँ पे आपके पास लिमिटेशन होगी कि इनएक्यूरेट डेटा अगर आपके पास है तो आप उसको रिमूव ही करेंगे। सही है। ये 3-4 स्टेप्स हैं, इसको आप अपने पास निकाल के रख लें। फंक्शंस ऑफ पावर क्वेरी एडिटर का, यहाँ से हमारा काम शुरू होता है। डेटा कनेक्ट करते हैं और इंपोर्ट करते हैं। डेटा को हम क्लीन कर सकते हैं, हम रॉज रिमूव कर सकते हैं, रॉज ऐड कर सकते हैं, कस्टम कॉलम ऐड कर सकते हैं। सही है। फिर डेटा को शेप दे, डेटा को एग्रीगेट भी कर सकते हैं, सम अप कर सकते हैं, और अपना डेटा रिफ्रेश हम देखेंगे। ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे। व्हेन टू रिमूव रॉज, मिसिंग वैल्यूज हो, डुप्लीकेट्स हो, इररेलेवेंट डेटा हो, आउटलायर्स हो, डेटा क्वालिटी इश्यूज हो, इस किस्म की चीज़ें होंगी तो हम रिमूवल ऑफ रोज पे जाएंगे। अब हम सबसे पहले एक डेटा को उठाते हैं। ये हमारा आज से मेन प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है, दूसरा वाला। पुराने वाले में इतना हमने कर लिया कि अगर आप लोग प्रैक्टिस करें तो अच्छा खासा आपको पावर भी आ जाएगा। मेरा सबको यही होगा कि आप लोग देखें किस किस्म के प्रोजेक्ट्स आपको मिल रहे हैं उस पे, अपवर्क पे या फाइवर पे, और उससे कॉरस्पॉन्ड करके आप लोग काम करना शुरू कर दें।
इतना हम लोगों ने कर लिया है कि हम लोग पावर बीआई को यूटिलाइज कर सकते हैं इफेक्टिवली। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेप पे कि हर चीज को डिटेल ड्रिल डाउन करके देखेंगे। सही है, अच्छा जी। किधर गया पावर बीआई? ये रहा। सबसे पहले कस्टमर प्रोडक्ट्स, चलो प्रोडक्ट की ले लेते हैं सबसे पहले। हमने सेलेक्ट किया इसको और इसको लेकर ट्रांसफॉर्म डेटा। अब मुझे कोई ये बताएगा कि ये डायमेंशनल डेटा है या फैक्ट डेटा है? हाँ जी, आगे का है ना थोड़ा। प्रोडक्ट सब कैटेगरी प्रोडक्ट में डायमेंशनल कॉस्ट भी है, कॉस्ट है, सही है, लेकिन आपका जो है दोनों ना, आएंगे। तो प्राइस भी तो है। देखें प्राइस है लेकिन एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की है ना। हाँ, सही है, अगर मैं इसको करता हूँ, इस प्रोडक्ट के सारे एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। एक प्रोडक्ट के एट्रीब्यूट्स आ रहे हैं। सही है, ये आपका डायमेंशनल डेटा है। सही है, फैक्ट टेबल वो होता है इसमें हम तमाम क्वालिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं और उस क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हैं जो हमने पढ़ा था फैक्ट टेबल yes, में। और उस क्वांटिटेटिव डेटा का जो एट्रीब्यूट्स बताता है वो आपका क्या होता है? डायमेंशनल डेटा। ये रिपीट हो रही है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। सही है, तो अगर आपको मैंने बताया था कि अगर आपको देखना हो कि डेटा डायमेंशनल है कि फैक्ट है, आप देख लो कि इसके अंदर वैल्यूज रिपीटेड हैं कि नहीं। अगर यूनिक वैल्यूज होंगी तो आपका डायमेंशनल टेबल होगा। सही है, और जो भी क्वांटिटेटिव डेटा का एट्रीब्यूट्स बताता है, लेट्स सपोज यहाँ पे प्रोडक्ट की वो तो बता रहा है, लेकिन कौन से ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर का कौन सा प्रोडक्ट है, क्या जो है नहीं। अच्छा जी, तो सही है, कौन सा ऑर्डर का, जैसे वो रिसिप्ट नंबर थी ना, हमने रिसिप्ट नंबर की मिसाल ली थी, उस रिसिप्ट नंबर के अगेंस्ट कौन सा प्रोडक्ट है, उसके क्या वैल्यूज है। सही है, जो उसके एट्रीब्यूट्स बता रहा है, दैट विल ऑलवेज बी डायमेंशनल डेटा। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे फिल्टर लगा लिया जो आप कह रही थी ना, यहाँ पे थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं पुरानी चीजें। सही, आपकी नहीं नो प्रॉब्लम। हाँ जी, देखें हमारे पास जो क्यूरी एडिटर है, सही है, क्यूरी एडिटर आपके एक्सेल में भी होता है, तो दैट इज, इसको आप लोग थोड़ा सा डिटेल में देख लें तो अच्छा हो जाएगा। क्यूरी एडिटर में आपके पास तीन जो है वो पेन्स होते हैं। एक तो आपका ये मेन रिबन हो गई, सही है, आपकी जनरल सेटिंग जितनी भी होती हैं ये होम पेन में होगी, ट्रांसफॉर्म और ऐड कॉलम, ये तीन पेन्स पे आप वर्क करेंगे। तो जितने भी आप लोग एक्सेल उसको लेकर आएंगे, जितनी भी फाइल्स को आप लेकर आएंगी, सही है, वो क्यूरीज कहलाएंगी और क्यूरीज यहाँ रिसाइड करेंगी। सही है, यहाँ पे आपका एम कोड आ रहा होगा। एम कोड आप लोग जनरेट भी कर सकते हैं, एम कोड को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। सही है, लेकिन हमें एम कोड को जो है ना सिर्फ और सिर्फ अगर ज़रूरत पड़े तो सही है, वरना हमारा काम जो है इन ऑप्शन से सारा का सारा हो जाता है। जो बेसिक काम है हमारा, इवन एडवांस काम हमारा इन तमाम रिबन्स में जो ऑप्शन है उससे हम लोग कर सकते हैं। सही है, 1 सेकंड सर, जी जी, ये आपने जो टेक्स्ट लगाया है, टैक्स नहीं लगाया मैंने, ये अब हम आज हम सिर्फ और सिर्फ पावर क्यूरी एडिटर पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो आपने फॉर्मूला लगाया है सर, ये फॉर्मूला इसमें ऑटोमेटिकली आएगा जब हम उसको सेलेक्ट करेंगे जी। जो भी स्टेप हम देखें, पावर क्यूरी एडिटर हम कहाँ करते लाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द डेटा से लेकर आते हैं। सही है, तो जब हम डेटा को ट्रांसफॉर्म करते हैं तो जो भी स्टेप हम करते हैं, सही है, वो स्टेप इन टर्म्स फॉर्म ऑफ ये VBA कोड समझ लें, इसको आप SQL की जो है वो क्यूरी लैंग्वेज समझ लें। सही है, तो मिक्स एंड मैच ऑफ बोथ है। तो ये जो फॉर्मूला आ रहा है ना, जो भी हम स्टेप परफॉर्म कर रहे हैं, ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली पावर BI या पावर क्यूरी एडिटर जनरेट कर रहा है। सही है, मैंने क्या किया, मैंने सेलेक्ट की है, बेसिकली क्या कह रहा है, टेबल डॉट सेलेक्ट रोज। सही है, और सेलेक्ट रोज किस पे करना है, प्रोडक्ट SKU इज इक्वल टू BB7421।
सही है। अगर कोई वैल्यू लेट सपोज मैं यहाँ से आके इस कोड को चेंज करके अगर 20 कोई होगा, 20 जैसा कोई कोड नहीं है, सही है, तो मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। लेकिन इसको पढ़ना, इसको ये एडवांस लेवल पे ये अभी मतलब आपको इस तक जाने की जरूरत ही नहीं। आपका जितना भी क्यूरी का काम है वो आराम से इन फंक्शन से हो सकता है, सही है। दूसरी आपकी बात मिस आप कही थी ना कि हमें वापस जाना पड़ेगा, जितने भी स्टेप्स आप परफॉर्म करती हैं वो यहाँ पे आ रहे होते हैं, अगर किसी को याद हो तो। यस सर, यहीं से हम move कर सकते हैं। तो यहाँ से दो, तो सर दोबारा वही एक साइकिल रिपीट होगी ना, हाँ जी, या ऑटोमेटिकली उठा लेगा? साइकिल रिपीट होगी क्या मतलब? मतलब मैं अगर कहीं पे मैंने कोई की है टारगेट एंड मुझे फाइंड आउट करना है, हाँ हाँ, अब वहाँ पे जो आप कह रहे हैं वहाँ पे उसकी देखें। एंटर में जाके मैंने कर दिया उसको, बिल्कुल आगे के जो मैंने स्टेप्स किए वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगे या मुझे करने पड़ेंगे? ऑटोमेटिकली अपडेट, जो आपके यहाँ पे आप कर रही हैं ना वो सारे के सारे स्टेप्स अपडेट हो जाएंगे, सही। मुझसे नहीं पूछा, आप लोग डिसाइड करें आपको सही है। हाँ सर एक कर ले मुझे का बात। जो क्वेश्चन है ना मैं तो वो लास्ट जगह पे है, लेकिन इसी क्वेश्चन से एक सवाल मैंने किया था ना, यहाँ से जैसे अब मुझसे गलती हो गई थी एक रॉ में, तो मैंने उस रॉ का वहाँ से जाके जो भी मैंने काम किया उसको डिलीट कर दिया। अब उसको जैसे हम एक्सेल में अगर हम गलती कंट्रोल, इसमें कंट्रोल जी या वो तो कंट्रोल, हमने डिलीट कर दिया उसके बदले में, लेकिन अब हमें वही स्टेप दोबारा करना तो हमने दोबारा परफॉर्म करना। सबसे पहले जो आप बहुत प्रैक्टिस चाहिए। हाँ, मतलब ये है कि स्टेप गलत हो गया है तो उसको कंट्रोल सी के बजाय दोबारा करना। देखें, आप कंप्लीट डेटा एनालिसिस में अब आप जा रहे हैं प्रोफेशनल उसमें, सही है। और ये मैं आपको बता दूं कि अगर इसको आप लोग इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, तो एक तो इसकी ऑनलाइन जॉब्स भी हैं, इसकी इवन जो है मतलब अच्छी पे स्केल की जॉब्स हैं, मतलब मिड टीयर पे भी। अगर अभी यूईपी में एक सिर्फ और सिर्फ पावर बीआई एडमिनिस्ट्रेटर रखा गया है, उसकी 2 लाख की सैलरी है, तो इट इज नॉट अ बैड सैलरी, इस वर्जन से। बहुत ज्यादा उनका डाटा वगैरह होता है उसमें हम खो जाते हैं। देखें, हम तो अपने डेटा में खो जाते हैं और वो जो बेसिक जो डेटा एनालिसिस है वो तो मैं आपको एक बताऊं, अगर आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग, हाँ। हम सब यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले, यूनिवर्सिटी में किसी ने भी हमको फाउंडेशन के अलावा कुछ नहीं पढ़ाया। फाउंडेशन कुछ चीजें पढ़ते हैं हम, फिर हम बिल्ड ऑन करते हैं, सही है। क्योंकि हम सेमेस्टर में 6 महीने में कोई भी जो है ना वो 6 भी नहीं होता, 4-5 होता है। तो फाउंडेशन अपनी स्ट्रांग कर लें, बेसिक आइडिया समझ लें। अब जैसे मिसाल के तौर पे ये है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो भी टेबल हम लेंगे उसको हम डिफाइन करेंगे प्रोडक्ट लुकअप, सही है। लुकअप का मतलब है कि ये डायमेंशनल टेबल है, सही। ऑटोमेटिकली जैसे ही हम स्टेप्स लेकर आते हैं, जैसे ही हम किसी क्यूरी को लेकर आते हैं पावर क्यूरी एडिटर में, तो 2-3 स्टेप्स ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है कि सोर्स क्या है। सोर्स बता रहा है कि मेरी एक्सेल फाइल इस पाथ से उठकर आई है, सही है। ये लोकेशन, ये जो है फाइल का डेटा सोर्स है। फिर आ जाता है नेविगेशन, आइटम क्या है, शीट क्या है, डेटा है, सही है। फिर प्रोमोट हेडर्स, ये उसने जो है वो एक काम किया है, वो क्या किया है, जितने भी हेडर्स थे उनको प्रमोट करके जो है वो हेडिंग्स में लेकर, जो फर्स्ट रॉ थी उसको प्रमोट कर दिया है, सही है। अब इसमें हमने वैल्यूज को देखना है। हमने बेसिक स्टेप क्या किया, क्यूरी को लेकर आए, डिफाइन किया, अगर डायमेंशनल टेबल है तो उसके आगे लुकअप लिख दिया, सही है। लुकअप हमें बताएगा कि ये जो है ये हम डायमेंशनल टेबल पे काम कर रहे हैं। अब क्या क्या चीजें कर सकते हैं हम यहाँ पे, अगर हम डेटा को देखें तो सबसे पहला डेटा क्या है हमारे पास, प्रोडक्ट की है। प्रोडक्ट की का यहाँ पे आपको क्या बता रहा है, डेटा टाइप कौन सा है, सर न्यूमेरिक है। न्यूमेरिक है। वैसे इन्होंने एनी किया हुआ है, इसको आप न्यूमेरिक करना चाहें तो न्यूमेरिक कर सकते हैं, सही। अगर करना चाहें तो चेंज टाइप आप यहाँ पे, अब जो जो स्टेप्स आप परफॉर्म कर रहे हैं अगर उनकी आपको लगता है ज़रूरत है, सही है, तो आप इसको राइट क्लिक करें और इसको कर दें रीनेम, चेंज्ड प्रोडक्ट की टू न्यूमेरिक,
या जो भी समझ में आए, सही है। नेमिंग कन्वेंशन आप अपने लिहाज से, तो ये आपके पास स्टेप बाय स्टेप आता जाएगा। अब दूसरा आपने क्या किया है, दूसरा जो है प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट सब कैटेगरी की आ गई, प्रोडक्ट एसकेयू आ गए आपके पास, सही है। अब इस तरीके से डेटा को थोड़ा बहुत देखते रहें। अब हमने देखे प्रोडक्ट साइज हमारे पास आ गया कि ये थोड़ा सा जो है वो क्या कहते हैं, डेटा ऐसा है जो हमारे किसी काम का नहीं है। नंबर्स भी आ रहे हैं और नंबर्स हमें नहीं पता कि किससे 38 किससे कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, 40 किससे कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है, लार्ज किसको करता है, मीडियम। तो ये डेटा हमारे लिए किसी काम का नहीं है। तो हम दो काम कर सकते हैं, राइट क्लिक करके रिमूव कर सकते हैं यहाँ से, और हम होम टैब में रहते हुए रिमूव कर सकते हैं यहाँ से। इसे हम सर कन्वर्ट नहीं कर सकते, लाइक हमारे पास सारे साइजेस जो है वो मतलब अल्फाबेट्स के थ्रू आ हम कर सकते हैं, अगर हमारे पास डेटा है, वैल्यूज हमारे पास है, तो हम ये कर सकते हैं कि ट्रांसफॉर्म में जाके, सही है, हम जो है यहाँ पे सॉरी ऐड कॉलम में जाके हम एक कस्टम कॉलम बना सकते हैं, उसको रिप्लेस कर सकते हैं, या हम ट्रांसफॉर्म में जाके जो है वो ग्रुप बाय कर सकते हैं, सही है। कस्टम कॉलम बना सकते हैं, कॉलम बाय एग्जांपल्स कर सकते हैं, कंडीशनल कॉलम बना सकते हैं, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हम कहें कि जहाँ जहाँ मीडियम आए, सही है, उसको इस साइज से रिप्लेस कर दो। तो ये, लेकिन आपके पास बैक एंड पे आपको पता हो कि जो है ना ये वैल्यूज क्या है, डेटा क्या है, सही। यहाँ पे आपने कौन सा कॉलम रिमूव किया है, प्रोडक्ट साइज, सही है। तो प्रोडक्ट साइज आपने रिमूव किया और यहाँ पे इसको रीनेम कर दिया, रिमूव, हाँ रिमूव प्रोडक्ट साइज। ये वाला प्रोडक्ट स्टाइल भी हम रिमूव कर सकते हैं, लेकिन ये हम जो रीनेम कर रहे हैं हम अपनी आसानी के लिए अपनी आसानी, नेमिंग कन्वेंशन, ये ये पता चल जाए कि हमने क्या चीज हटाई है। हाँ जी, ये आपने अपने पास रखना है। ये स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं डेटा क्लेंसिंग में, कि जो भी आप लेकर आ रहे हैं उसको सबसे पहले आपने डिफाइन करना है कि वो प्रोडक्ट टेबल है, ओ सॉरी डायमेंशनल टेबल है, कि क्या हो गया इससे, डायमेंशनल टेबल है कि जो है वो फैक्ट टेबल है। अगर डायमेंशनल टेबल है तो आप इसे लुकअप लिख सकते हैं या डायमेंशन रख सकते हैं, कोई भी अपनी मर्जी का नेमिंग कन्वेंशन रख सकते हैं। जब आप मॉडलिंग में जाएं तो आपका मल्टीपल टेबल्स होंगे ना, 10-12 टेबल होंगे, तो आपको पता होगा कि लुकअप टेबल जो है वो हमारा डायमेंशनल टेबल है, सही। बाकी जितने भी होंगे वो फैक्ट टेबल, जितने भी होगा वो उसके आगे आप उसको सेल्स टेबल में रहने देंगे, सही है। अच्छा जी, फिर आपने इस वाले कॉलम को भी रिमूव कर दिया, सही है, प्रोडक्ट स्टाइल को। अच्छा, इसको जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि एट द एंड इसका असाइनमेंट भी है ना, वो आप लोग देख लीजिएगा। अच्छा जी, इसको आपने जो है रिमूव कर दिया, इसको और इसको जो है हम प्रोडक्ट कॉस्ट को और प्रोडक्ट साइज को अच्छा देखें, प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा होगा। आपने मेरा रिएक्शन नहीं सुना। अच्छा, मैंने नहीं सुना, मैंने नहीं सुना। चले, खैर प्रोडक्ट कॉस्ट और अच्छे से कर लेंगे। हाँ नहीं अच्छे से करेंगे इंशाल्लाह। सर असाइनमेंट घर की है ना? हाँ घर के लिए, नहीं अभी मतलब 4-20 हाँ 40-20 सर का लैपटॉप भी एनर्जी से। हाँ मेरा लैपटॉप अच्छा आपने बता दिया, मैंने 70 मिनट। रिपीटिशन क्यों हो रही है इसमें? किसमें? देखें जरा इसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन देखें। किसकी? किस पे? प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की? इन सबकी रिपीटिशन हो रही है, वैल्यूज भी आ रही हम्म। हैं। अच्छा प्रोडक्ट कलर आ गया कलर अलग है ना? नहीं, लेकिन अगर हम उसमें जाके देखें आप 7 वाली 7, 8, 9, 10 इसका जो है डिस्क्रिप्शन सेम है, प्रोडक्ट कलर भी सेम है, प्रोडक्ट कॉस्ट भी सेम है, एंड किधर? साइज अलग है ना? सर ये Size इसका अलग। देखें ना, देखो। साइज का डिलीट कर देते हैं। नहीं, वो प्रोडक्ट नेम में आ रहा है। सर 7 सर ये Product रॉस है name ना, किधर? इधर सर ये आ गया ना हेलमेट। 7 से लेके 10 तक। ये सर साइजेस है ना, स्मॉल मीडियम लार्ज हाँ, Sizes different है। sizes की वजह से ना। सही। अच्छा, ये हम जब मॉडलिंग में आएंगे तो हम ये चीज देखेंगे कि हमारे पास प्रोडक्ट भी है। देखें यहाँ पे दो चीजें हैं ना, प्रोडक्ट की है, सही है, और प्रोडक्ट सब कैटेगरी है। प्रोडक्ट सब कैटेगरी जो है ना वो आपका
कौन सी वैल्यू है वो आपकी जब कनेक्ट होगी ना किसी प्रोडक्ट सब कैटेगरी के डायमेंशनल टेबल से कनेक्ट होगी। ये हम आगे चल के जब मॉडलिंग देखेंगे ना तो उसका आप समझिएगा। अभी जो मैंने आपको बेसिक आइडिया बताया ना कि हर चीज़ की वैल्यूज आपको एट्रीब्यूट्स बता रहे हैं, सही, हर प्रोडक्ट की आपको एट्रीब्यूट बता रहे हैं, तो उससे आप इसको जो है वो अज्यूम करेंगे कि डायमेंशनल टेबल है। और एक चीज़ आप लोग जो प्रैक्टिस में याद रखें, कभी भी अगर हमने कोई न्यूमेरिकल या कोई चीज़ की है तो पहली ट्राई में वो सही नहीं होती। अगर आप किसी डायमेंशनल टेबल को फैक्ट टेबल ले लेते हैं, फैक्ट टेबल को डायमेंशनल टेबल ले लेते हैं, मैंने तो डायमेंशनल टेबल को डायमेंशनल टेबल ही लिया है, लेकिन अगर आप लोग गलती करते हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है, सही है, गलती से सीखेंगे। इससे ज़्यादा सीखना है। हाँ, गलती करेंगे तो वो लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर, डायमेंशन और उसके वो तो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आपको क्या उसके अंदर काम करना है। नहीं। नहीं मॉडलिंग पे जब आप जाएंगे तो आपने स्टार स्कीमा, मैंने आपको बताया था, स्टार स्कीमा मॉडल बनता ही ऐसे है कि आपका एक डायमेंशनल टेबल, एक फैक्ट टेबल होता है, उसके अगेंस्ट मल्टीपल डायमेंशनल अगर टेबल। मैं इसको लुकअप जो मेरा फैक्ट है अगर मैं उसको लुकअप दे देती हूँ आप दे देती हैं तो मॉडलिंग में आपका वो ही मुझे नहीं आगे जाके उसको उसी को कंटिन्यू करना होगा। देखें मैं आपको बताऊँ। चले हम इसको थोड़ा जल्दी जल्दी कर लेते हैं, आपको सवाल का जल्दी से आप देता हूँ। अगर आप गलत डायमेंशनल टेबल को कर लेती हैं, सही है, मतलब फैक्ट टेबल को डायमेंशन बना देती हैं और डायमेंशन टेबल को फैक्ट बना देती हैं, तो जब आप मॉडलिंग में जाएंगी ना तो सबसे पहले तो उसकी कार्डिनैलिटी में डिस्टर्बेंस आएगी कि वो 1:1 many:1 जो हमने लिया था, सही है। मेरा सवाल ये है जो नेम में हम जो रख रहे हैं प्रोडक्ट, जैसा आपने लुकअप रखा है, हाँ जी, यहाँ पे मैं अपनी मर्जी से कुछ भी रख हाँ सकती हूँ। हाँ कुछ भी रख सकती हैं, ये तो नेमिंग कन्वेंशन आपकी मर्जी है। तो आप ही किस सिनेरियो में कह रहे हैं कि जो है डायमेंशनल और फैक्ट को देखें, डायमेंशनल टेबल को आप डायमेंशन ही के लिहाज से लेंगे ना, मैंने उसको लुकअप के लिहाज से कन्वेंशन की दी हुई है। आप जो है ना, आप प्रोडक्ट डायमेंशन कर दें इसे, लेकिन आपके पास जो भी नेमिंग कन्वेंशन हो उससे आप आइडेंटिफाई कर सकें कि प्रोडक्ट डायमेंशन बेस है। मैं भी यही कह रही हूँ कि ये तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, उसका कोई भी नाम रख दूँ और आगे जाके मैं उसी को कंटिन्यू करूँ। हाँ जी, बिल्कुल कर सकती हैं, लेकिन आप जितना आसान नाम रखेंगे उतनी आपके लिए आसानी होगी ना, और आपकी आसानी से इम्पोर्टेंट है कि आपको जिसको आप भेज रही हैं उसके समझ में आए। आप मुझे ये बताओ कि फैक्ट जी, क्या जी। dimensions हैं? हम ये AI से भी पूछ सकते हैं कि डायमेंशन या फैक्ट। नहीं नहीं, आप अगर AI से पूछ सकते हैं बिल्कुल। ऐसे तो बताइए देखिए बस हाँ। आगे की डायमेंशन है। हाँ, आप बिल्कुल पूछ सकती हैं, आप AI से बिल्कुल पूछ सकती हैं, लेकिन जो है वो अपने उसमें करने फैक्ट टेबल क्वांटिटेटिव एनालिसिस करता है और डायमेंशनल टेबल उस फैक्ट टेबल के एट्रीब्यूट्स बताता है, सही है। आपके पास जो है वो, अगर लेट सपोज, इसको हम थोड़ा सा डिटेल में बाद में देखते हैं, यहाँ से भी अगर आप व्यू में जाए ना इसको, बल्कि आप लोग देखिएगा कि ये डेटा जो है ना आपको सारी की सारी इसकी वो बता रहा है, कॉलम क्वालिटी, कॉलम चीज़ें, सही है। इसको हम बाद में देखते हैं, लेकिन चले आप लोग इसको देखिए कि एरर्स कितने हैं, वैलिड कितना है, कोई एम्प्टी सेल है तो नहीं है। देखें ये पूरा डेटा आपको बता रहा है कि इसमें कोई एम्प्टी सेल्स नहीं है, सही है। सारे डेटा का वैल्यूज जो है वो आ रही है, सही है। यहाँ पे आपको यूनिक वैल्यूज बता रहा है कि 293 की 293 डिस्टिंक्ट वैल्यूज हैं, 293 यूनिक वैल्यूज हैं, सही है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वैल्यूज, यूनिक वैल्यूज हमने क्या पढ़ा था, किसमें होती थी, आपके डायमेंशनल डेटा में होती थी, और यूनिक वैल्यूज आपके कौन सी कीज होती थी, एक फॉरेन की होती थी और दूसरी की कौन सी होती थी, प्राइमरी की होती थी। तो यूनिक वैल्यूज हमेशा आपके प्राइमरी कीज में होती थी, सही है। तो ये चीजें आप कॉलम प्रोफाइल से भी देख सकते हैं, तो आप इतना परेशान, लेकिन आपको मैंने जो जुगाड़ तरीका बताया है, अगर बेसिक फाउंडेशन होनी चाहिए कि भाई क्या यूनिक वैल्यूज किस तरीके से निकाल सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं कि आप यहाँ पे एक सेलेक्ट करके देख लेंगे यूनिक वैल्यूज हैं कि नहीं। अच्छा जी, ये हो गया। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं प्रोडक्ट कॉस्ट को होल नंबर में, प्रोडक्ट प्राइस को भी होल नंबर में कर सकते हैं, सही है। तो इसको हमने दोनों को एक साथ सेलेक्ट किया, और अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब आपके पास अगर इसको आपने, ये बारी बारी होगा, सही है। ये अगर आपने यहाँ पर आया तो डेटा टाइप, अगर आप यहाँ से ट्रांसफॉर्म करते हैं इसको, सही है, होल नंबर में, सही है। ऐड कॉलम में जो है आपके पास डेटा टाइप करना है, यहाँ पे है। अगर आप इसको, तो फॉर्मेटिंग हो गई, इधर नहीं है, चले। तो यहाँ से इसमें ट्रांसफॉर्म टैब में आके आप राइट क्लिक पे भी इजी तरीका ये है, जैसे प्रोडक्ट प्राइस को राइट क्लिक करके आप चेंज टाइप में जाके आप इसको कर सकते हैं होल नंबर में,
सही है, ये कर सकते हैं। दूसरा काम आप लोग जो है वो ट्रांसफॉर्म में जाके राउंड अप और राउंड डाउन भी कर सकते हैं। राउंड अप का मतलब ये है कि जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर को इग्नोर करके जो भी आखिरी नंबर होगा उससे आगे वाले नंबर को ऐड वही करेगा, इंक्रीमेंट ही करेगा। सही है। राउंड डाउन का मतलब ये होगा कि नंबर कम कर देगा, और राउंड तो जो है वो वही करेगा जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं कि 4 से ऊपर होता है तो प्लस हो जाता है। दूसरा जो भी आप परफॉर्म कर रहे हैं वो यहाँ पे स्टेप आ रहा है। यहाँ पे हमने क्या किया है, चेंज टाइप क्या किया है, प्रॉपर्टी सॉरी हमने प्रोडक्ट को, हाँ प्रोडक्ट साइज और प्रोडक्ट कॉस्ट को हमने होल नंबर में कन्वर्ट किया। होल नंबर टाइम थोड़ा सा कम रह गया, इसको मैं जल्दी जल्दी करता हूँ ताकि अब हमारे पास एक डेटा थोड़ा सा मॉडिफाई हो गया। इसको मैं क्या करता हूँ, क्लोज एंड अप्लाई करता हूँ। अब मैं ले लेता हूँ कस्टमर्स, गेट डेटा में गया, एक्सेल वर्कबुक में CSV फाइल में गया और मैंने ले लिया कस्टमर का डेटा। जो हमने देखा अभी, इसको सबसे पहले हमने चेंज किया कस्टमर लुकअप टेबल। सही, क्योंकि हमारे पास में कस्टमर की आ रही है, इसको देखने का तरीका यही है। सही है, यूनिक वैल्यू। दूसरा आप लोग, मैंने आपको दूसरा तरीका भी बता दिया है। व्यू में जाके आप क्या करेंगे, कॉलम प्रोफाइल चेक करेंगे, आपके पास यहाँ से 1000 डिस्टिंक्ट 1000 यूनिक। सही है, अच्छा जी। अब हमने यहाँ पे थोड़ा बहुत करना है, प्ले अराउंड विद द लेटर्स। कौन सी टेक्स्ट बेस्ड वैल्यूज के साथ हमने प्ले अराउंड करना। सही, तो लेट सपोज ये मिस्टर को मैंने जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ पहले लेटर को कैपिटलाइज करना। अच्छा, टेक्स्ट बेसिस में जो मैं आपको लास्ट उसमें कहना चाहता कि दो ऑप्शन बड़े जरूरी है कि क्या आप विद इन द कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन चाह रहे हैं या आप एक नया कॉलम ट्रांसफॉर्म करके लाना चाह रहे हैं। सही है, तो ये एक चीज इंपॉर्टेंट है। अब आप लेट सपोज जो है प्रीफिक्स में सिर्फ और सिर्फ इसको चाह रहे हैं कि मैं इस कॉलम को ट्रांसफॉर्म करूं, तो आप जो है वो जाएंगे और क्या कर देंगे, इसको कैपिटलाइज ईच वर्ड। किसी को दिख रहा है फॉर्मेटिंग टूल, दिख रहा है किसी को? किधर? हाँ जी, ये रहा। सही है, स्प्लिट के बराबर। अगर मैं लेट सपोज ऐड कॉलम में किसी को फॉर्मेटिंग टूल दिख रहा है, अगर मैं इधर कितने डिफरेंट आ रहे हैं, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच वर्ड, ट्रिम, क्लीन, ऐड प्रीफिक्स, ऐड सफिक्स। अब मुझे क्या करना है, पहला लेटर कैपिटलाइज करना है। अब अगर मैं ऐड कॉलम में जाके कैपिटलाइज ईच वर्ड करता हूं तो करेगा क्या, वो उस कॉलम को वो रहने देगा, एक नया जो है वो कॉलम ऐड कर देगा। इसको तो मैंने सही है रिमूव कर दिया। तो टेक्स्ट बेसिस में ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि ट्रांसफॉर्म में जो ऑप्शन है वही ऐड कॉलम में भी ऑप्शन है। अब ये आपको डिस्क्रेशन रखना है कि या आपको डिसाइड करना है कि या तो कॉलम नया ऐड करना है
या तो इसी को जो है वो कॉलम को ट्रांसफॉर्म करना। तो जब ये हमने ऐड किया तो वो लास्ट में क्यों जा रहे हैं? लास्ट में जितनी भी ट्रांसफॉर्मेशन होगी वो लास्ट में ही फिर जाएगी, हम इसको ड्रैग करके ला सकते हैं आप ठीक है। ऐसे, सही है। और यहाँ पे आपका एक स्टेप बन गया रीऑर्डर्ड रोज। जो भी आप करेंगे वो स्टेप आ जाएगा। इसको मैंने चेंज कर दिया, रोज वापस चली गई, सही है। अच्छा जी, मैंने इसको क्या किया, सबसे पहले इसमें से जो नल वैल्यूज हैं उसको तो रिमूव कर दिया, एक स्टेप ये आ गया, सही है। फिल्टर्ड रो को मैंने राइट क्लिक किया, रीनेम किया, रिमूव या फिल्टर नट वैल्यूज, फिल्टर। अच्छा जी, इसके अलावा अब इसको मैंने क्या करना है, इसको चेंज करना है ट्रांसफॉर्म में जाके, और यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड कर दिया, सही। अब मुझे फर्दर इन तीनों नाम को मर्ज करना है, तो मैं मर्ज क्यूरी यूज कर लूंगा। इसको सेलेक्ट किया, ये किया, मर्ज किसी को दिख रहा है किधर लिखा हुआ है? ऊपर से ऊपर, सबसे हाँ जी। और ऐड कॉलम में कहीं दिख रहा है मर्ज, ये रहा, सही है। अब हम ऐड कॉलम में इसको चाहे तो कर सकते हैं। जैसे हम मर्ज दबाएंगे तो हमारे पास ये ऑप्शन खुल जाएगा कि हमें कोई सेपरेटर रखना है नहीं रखना। सेपरेटर हम जो है वो स्पेस दे दें, सेमीकोलन दे दें, इक्वल टू साइन दे दें, मेरे ख्याल से स्पेस सही रहेगा, सही है। और ये हो जाएगा फुल नेम, फुल लिख दिया मैंने, सही है। चले, एंड में बन गया। इसको मैंने राइट क्लिक किया और इसको रीनेम कर दिया फुल। ये बेसिक जो है ना आपके ट्रांसफॉर्मेशन है जो आप लोग कर सकते हैं, सही है। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन है बता दूंगा। अब लेट सपोज आपने जो है यहाँ से यूजर नेम निकालना है, तो यूजर नेम निकालने के लिए एक्सेल में भी एक फंक्शन होता है डिलिमिटर का, सही है। ट्रांसफॉर्मेशन में जो है वो ये है एक्सट्रैक्ट में, सही है। स्प्लिट कॉलम भी कर सकते हैं, लेकिन स्प्लिट कॉलम अभी हम नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं एक्सट्रैक्ट, सही है। टेक्स्ट बिफोर डिलिमिटर, यहाँ पे ऑप्शंस कितने आ रहे हैं, लेंथ आ रहा है, फर्स्ट लेटर्स आ रहा है, लास्ट लेटर्स आ रहा है, रेंज आ रहा है, टेक्स्ट बिफोर डिलिमिटर आ रहा है, टेक्स्ट आफ्टर डिलिमिटर आ रहा है, टेक्स्ट बिटवीन डिलिमिटर्स आ रहा है। डिलिमिटर क्या होता है, ये एक्सेल वाले जो हैं भाईजान बता सकते हैं? जी मिस। सर एक्सेल पे हम डिलीमीटर को अलग अलग कर देते हैं ना कॉलम्स में, तो हाँ। हमें सेपरेशन करनी होती है एज पर एक्सेल और को यूज करता है। सर इतना डीपली नहीं। चले, डिलिमिटर बेसिकली वो कोई सा भी आपका जो है वो साइन हो सकता है, जैसे एट द रेट हो गया, डॉट हो गया, पीरियड साइन हो गया, जिसको आप डिफाइन करते हो कि इससे पहले का लेटर या इससे बाद का लेटर जो है वो रिमूव कर दो। अब हमें क्या चाहिए, यूजर नेम चाहिए। यूजर नेम इसका क्या है, जॉन 24, यूजीन 10, रूबन 35। तो अब हमारे पास जब हम एक्सट्रैक्ट में जाते हैं तो लेंथ नहीं दे सकते, क्योंकि सबकी लेंथ डिफरेंट है। फर्स्ट कैरेक्टर्स भी नहीं दे सकते, लास्ट कैरेक्टर्स भी नहीं दे सकते, रेंज भी नहीं दे सकते, क्योंकि रेंज सबकी डिफरेंट है। यहाँ पे आएगा टेक्स्ट बिफोर डिलिमिटर। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, डिलिमिटर क्या है, आंसर एक्स्ट्रा जो एट द रेट की साइन, सही है। और इसको जैसे ही मैं ओके करूंगा तो मैं से क्या गलती हुई, हमने बिफोर डेलिमिटेड किया था ना, बिफोर डिलिमिटर किया था, यूजर नेम भी आ गया, लेकिन मेरे पास ईमेल एड्रेस गायब हो गया। तो मैंने किया क्या, मैंने जो है वो उसको ट्रांसफॉर्म में रहते हुए कर दिया, ऐड कॉलम में होगा ये मैं जाऊंगा ऐड कॉलम में, यही फंक्शन मैं परफॉर्म करूंगा, टेक्स्ट बिफोर डिलिमिटर, और जो है ये आपका एट द रेट का साइन आ जाएगा, और यहाँ पे आप इसको जाके यूजर नेम कह देंगे। क्लियर? अब जल्दी जल्दी चल रहे हैं ये सब, नेमिंग कन्वेंशन सबके समझ में आ गई है, नेमिंग कन्वेंशन क्या होनी है, सही है। और हम क्या क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट बिटवीन डिलिमिटर्स भी कर सकते हैं, सही है। वो कैसे करेंगे, इसको जो है किधर गया, एक्सट्रैक्ट में था ना, यस सर। हाँ जी, टेक्स्ट बिटवीन डिलिमिटर्स आ जाएगा। पहला डिलिमिटर क्या है, एट द रेट की साइन है, दूसरा डिलिमिटर क्या है, डॉट की साइन है, या आप .com भी लिख सकते हैं, सही है।
तो ये आपका जो है वो क्यों नहीं आया भाई, क्या गलती हो गई हमसे? एक सेकंड इसके उसमें देखते हैं, .com हटा के देखते हैं। सही है, अभी भी नहीं आ रहा। इसको सेलेक्ट किया, इसको बंद करते हैं, इसको सेलेक्ट किया और ऐड कॉलम में जाके एक्सट्रैक्ट किया, टेक्स्ट बिटवीन डिलिमिटर्स किया। स्टार्ट डिलिमिटर क्या है? @ का साइन है। एंड डिलिमिटर क्या है आपका? डॉट की साइन है। आ गया, सही है, क्लियर है सबके? और क्या क्या कर सकते हैं? किसी के दिमाग में कुछ आ रहा हो जो करना है? हमने जो है एक्सट्रैक्ट देख लिया। फॉर्मेटिंग टूल्स में आप लोग इसके साथ प्ले लोअर केस अपर केस सब कर सकते हैं। सही है, ये क्या हो गया? फर्स्ट नहीं सॉरी, तो एक्सट्रैक्ट है, ये फॉर्मेट आ गया। अपर केस कर देंगे सारे अपर केस जी, वो हम डेट में ऑप्शन में करते हैं। सही है, डेट्स आप कहीं ना चेंज करनी है। बर्थ डेट किधर है? मुझे नहीं दिख रही, ये रे, इसको क्या करना है? इसको चेंज कर सकते हैं ना, इसको स्टाइल में, सही है, इसकी हायरार्की आप डिफाइन कर सकती हैं। सही है, और इसको जो है इसको फॉर्मेट में यहाँ पे आते हैं, होम में टाइप डेट आ गया। यूज आप जो वैल्यूज कह रही है ना इसको चेंज, वो इधर नहीं होगी। शॉर्ट डेट ही उधर जाके हो जाएगी। इधर आप सिर्फ और सिर्फ इसको वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, चेंज कर सकते हैं। अर्लीस्ट और लेटेस्ट डेट कर सकते हैं। अगर आपको लेट सपोज रेंज देखनी है कि कौन से साल तक के लोग हैं, तो अर्लीस्ट में देख लें। अर्लीस्ट है 1910 और लेटेस्ट जो है डेट में गए, किधर था डेट का ऑप्शन? किधर से कहते हैं? डेट से कहते हैं। नहीं, डेट क्या ऑप्शन? ऐड कॉलम में था ना जी, ये रहा। सही है, सॉरी ट्रांसफॉर्म में। लेटेस्ट जो है वो सबसे पहला 1980 में, तो हमारे पास डेट की रेंज आ गई कौन से कहाँ तक पैदा हुआ है। सही है, ये हो सकता है आपके पास। क्यूरी आप जो है बेसिकली इसको यहाँ से आगे क्लिक कर देंगे, और जो है और क्या कर सकते हैं, मेरे ख्याल से काफी है ये। इसको भी बताएं, जैसे हमने ये मिस्टर फर्स्ट नेम और सेकंड नेम था, हमने उसको वहाँ पे ऐड कॉलम्स में जाके उसको मर्ज करके लिख दिया। बट मेरा क्वेश्चन है कि अब जब हम लिख रहे हैं तो अब हमें इसकी जरूरत तो नहीं है, हम इस कॉलम को डिलीट तो कर सकते हैं, हमने डेटा को ट्रांसफॉर्म शॉर्ट कर दिया। हाँ, नहीं, अगर हमें लेटर वो फर्स्ट नेम चाहिए तो हम फर्स्ट नेम निकाल लें। अगर आप कहते हैं नहीं ये 3 डेटा मुझे नहीं चाहिए, सही है, यूजर नेम नहीं चाहिए, तो आप इनको तीनों को क्लिक करेंगी, ट्रांसफॉर्म में जाएंगी, और ट्रांसफॉर्म में होता था, होम में होता था, होम में होता है, होम में जाके आप इसको कर देंगे रिमूव कॉलम्स, खत्म। ये आपका क्योंकि हमने आगे तो एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, तो बिल्कुल आपका फुल नेम ये आ गया, ये आ गया बस। या आप इस तरीके से कर सकती हैं। अपनी इजी करने के लिए अपने आप को हम चेंज करेंगे डेटा को अपने हिसाब से, डेट है, नाम है, ईमेल आईडी ताकि देखें आपको जब डेटा एक्सट्रैक्ट करना हो तो आप किस तरीके से डेटा एक्सट्रैक्ट, आपको फुल नेम से करना है, फुल नेम से कर लें। सही है, चलें जी, एक ये हो गया, इसको क्लोज अप्लाई कर लेते हैं। अब जब तक ये हो रहा है हम आ जाते हैं एक्सेल वर्कबुक में, आ जाते हैं एक्सेल वर्कबुक में आ जाते हैं हम। कौन से डेटा? पैट के क्वांटिटेटिव डेटा आपका ये है ना 2015-2016 सेल्स डेटा जो है हमारा क्वांटिटेटिव डेटा। अच्छा जी, डेट किसी को दिख रही है? मुझे नहीं दिख रही, ये रहा कैलेंडर। इसमें आप हायरार्की बना सकती हैं। हायरार्की बनाने का मतलब क्या है? इसको ट्रांसफॉर्मेशन में गए, इसको हाईलाइट आप करके ऐड कॉलम में जाके अब डेट में आप चीज़ें कर सकती हैं। अब आपने लेट सपोज जो है इससे निकालना है
क्या निकालना चाहें, लेट्स सपोज स्टार्ट ऑफ द वीक निकाल या डे निकाल लें, स्टार्ट डे ऑफ द वीक कर लिया, सही है। या इसको जो है और फिर इसको सेलेक्ट करके आपने जो है वो स्टार्ट ऑफ द वीक कर लिया, सही है। और फिर आपने जो है मतलब जो ये पूरी हायरार्की आप बना सकती हैं इससे, सही है। आपने जो है वो मंथ रख लिया, स्टार्ट ऑफ द मंथ, डे कौन सा है, डे ऑफ द वीक है, डे ऑफ द ईयर है, नेम ऑफ द डे कर लिया कौन सा डे है, सही है। आप लोग फर्दर इसको जो है लेट्स सपोज स्टार्ट ऑफ द वीक आपका जो है बाय कन्वेंशन कौन से स्टार्ट हो रहा है, सर सब संडे को ही पैदा होता है। ये डे ऑफ द वीक जो है वो डे नेम संडे को बता रहा है ना। आप इसको चेंज, जी जी ये इस तरीके से ना, आप इसको चेंज करना चाहें तो आप जो है ये फर्स्ट डे ऑफ द वीक से है, देखिए मैं बताता हूँ क्या है। ये क्या है? ये डे हमने सेलेक्ट किया है इसे डे ऑफ द वीक से ना, स्टार्ट ऑफ द वीक, सही है। अच्छा हाँ जी, अगर हम इसको डे को चेंज करके दूसरा डे करेंगे तो वो उसके लिहाज से आ जाएगा। तो फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज संडे, तो उन्होंने हमेशा संडे पहले लिया, इस तरीके से। ये आपकी नेमिंग कन्वेंशन, स्टार्ट ऑफ द वीक आ गया। और आप इस पे डिफरेंट हायरार्की जो है वो ऐड कर सकते हैं, क्वार्टर डाल सकते हैं, डाल सकते हैं। तो स्टार्ट ये ऑफ द वीक भी सर देखिए दिसंबर से शुरू कर रहा है। स्टार्ट और नहीं वीक, देखिए मैं बताऊँ क्या है। ये वीक संडे है, संडे संडे संडे, फिर नेक्स्ट जो वीक है वो 4 से शुरू हो रहा है, ये संडे को स्टार्ट ऑफ द वीक ले रहा है अच्छा जी। ये स्टार्ट ऑफ द वीक को इस तरीके से ले रहा है, संडेज में ले रहा है। स्टार्ट ऑफ द डेट सैटरडे, इसको और क्या कर सकते हैं हम, वीक स्टार्ट ऑफ द वीक, एंड ऑफ द वीक, स्टार्ट ऑफ द, ये आपके डिफरेंट वैल्यूज मतलब आता है। फैक्ट डेटा क्यों नहीं ले रहे हैं? फैक्ट डेटा पे हम आएंगे ना, बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, सही है। तो अभी हम फैक्ट डेटा चले, हमारे पास टाइम कम है, फैक्ट डेटा कर लेते हैं, आपकी बात सही है। फैक्ट डेटा मैंने लिया, मैंने 2017 का डेटा ले लिया, सही है। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको अभी करा दूँ ताकि आप लोगों का जो है ना अगर टाइम मिला तो पिवट एंड पिवट। ये आ गया आपका फैक्ट डेटा, सही है। और फैक्ट डेटा में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी हम लोगों ने, जो आप लोगों को बताता रहा हूँ, वो ये है कि अपेंड ऑप्शन। अपेंड ऑप्शन क्या होता है? अपेंड ऑप्शन ये होता है, लेट्स सपोज मैंने 2017 की सेल्स दी है, सही है। और अगर कोई भी ऐसा टेबल जिसके कॉलम सेम हो, रॉज डिफरेंट हो, तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, सही है। कैसे कर सकते हैं? आपने इनका क्या सेम हो? अगर कॉलम सेम हो, सही है, फील्ड सेम हो, सही है, और रॉज डिफरेंट हो, तो आप उनको अपेंड कर सकते हैं। कैसे? मैंने एक फाइल ये ली 2017, और फिर मैंने एक और यहाँ से भी मैं न्यूज सोर्स से जाके एक्सेल फाइल उठा सकता हूँ। न्यूज सोर्स से मैं 2016 ले लिया, और इसको भी मैं ले आया टेबल में, और 2015 को भी ले आता हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया मिले। ओके कर दिया इसको। अच्छा जी, 2016, 17, अब मैं चाह रहा हूँ ये मेरा 3 टेबल्स आ गए, सही है। ये 3 डिफरेंट टेबल्स हैं, इनको मैं अपेंड कर सकता हूँ। अगर मैंने दोबारा बताया कॉलम्स आपके पास सेम हैं, वैल्यूज रॉस के डिफरेंट हैं, तो आप इनको अपेंड कर सकते हैं। अपेंड फंक्शन कहाँ होता है आपका? अपेंड फंक्शन आपका होता है होम टैब में, सॉरी होम टैब में होते हुए ये रहा आपका अपेंड फंक्शन, मर्ज क्यूरीज और अपेंड क्यूरीज, ये सही है। अभी हम अपेंड क्यूरीज देख रहे हैं। अपेंड क्यूरीज जैसे इसका नाम है, अपेंड करना, जोड़ना, सही है। अपेंड को जब हम खोलते हैं या ड्रॉप डाउन करते हैं तो हमारे 2 ऑप्शन आते हैं, अपेंड क्यूरीज और अपेंड क्यूरीज एज न्यू।
हम चाहें तो इन तीनों को जोड़ के एक क्यूरी बना सकते हैं या एक नई क्यूरी बना सकते हैं। मैं लेट सपोज करता हूँ अपेंड क्यूरी एज न्यू। सही है। अभी मैंने कौन सी फाइल सेलेक्ट की हुई है, 2015 की हुई है। 3 मोर टेबल्स कर देते हैं। 2017 को मैंने ऐड किया, 16 को ऐड किया, 15 को ऐड किया। सही है। अब 15 ऑलरेडी ऐड है तो 15 को मैंने रिमूव कर दिया आपका। 15, 16, 17, 15। अब इसकी जो है 16, 17, 15 इसको अपेंड में इस तरीके से करें। सबसे पहले आ जाए 17 का टेबल, फिर आ जाए 16 का टेबल, फिर आ जाए 15 का टेबल। अब जब मैं इसे ओके करता हूँ तो मेरे पास ये तीनों टेबल्स अपेंड होकर रहेगा। सही। अब ये है मैनुअल तरीका कि आप बार बार अपेंड कर रहे हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक फोल्डर में फाइल रख लूँ और फोल्डर में फाइल रखने के बाद जो है मैं उस फोल्डर में फाइल डालता रहूँ और रिफ्रेश का बटन जैसे ही दबाऊं तो ऑटोमेटिकली वो अपेंड कर ले। सही है। तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप सिंपली ये करेंगे कि एक फोल्डर बनाएंगे। ये आप लोग, चलो ये मैं करा देता हूँ, इम्पोर्टेंट चीज है। इसको मैंने किया डिलीट। सही है। ये तीनों क्यूरीज में कर देता हूँ डिलीट आपके उससे। और यहां से आके मैं फोल्डर बना लेता हूँ, सेल्स फोल्डर। अच्छा, इसको हम, चलो मैं आपको बता दूं, इसमें एक बग होता है, बग तो नहीं कहेंगे, एक चीज होती है कि इन फाइल्स का नाम भी सेम होना चाहिए। तो अपेंड करने के लिए अपेंड, ये फोल्डर वाले से अपेंड करें। फोल्डर में रखने के लिए इसका ये कि आप इसका नाम एक ही रखेंगे, एडवेंचर वर्स सेल्स, तो ये अपेंड होगा। वो जो 15, 16 ये ऑप्शन हटा देंगे। वो आपने शीट से हटा देना है। सॉरी, इसको तो रख रीनेम जी। करके मैनुअल ज़्यादा साइंटिस्ट का ये ज़्यादा आसान है ना, ये ज़्यादा आसान है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये आपको इसमें तो मुश्किल लग रहा है कि अभी हम लोग ऐसे कर रहे हैं। आपके पास लेट्स सपोज फाइल आपने एक्सट्रैक्ट करी और आपने फोल्डर में डाला और रिफ्रेश बटन दबा दिया, क्यूरी एडिटर उसको खुद उठा लेगा। सही है। सिलेक्ट करेंगे ना तीनों। मैं बताता हूँ, मैं एक सेकेंड, क्यों नहीं हो रहा निबल एडिटिंग, इस पर नहीं हो रही। सर हम रीनेम करके नहीं कर सकते। रीनेम करके ही तो कर रहे हैं इसकी। देखिए आप अगर क्यूरी को रीनेम कर देंगी ना, सॉरी यार, क्यूरी को रीनेम कर देंगे तो आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगी? आपके पास भी तो कोई आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए ना। तो हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो आपका शीट का नाम है ना उसको रीनेम कर रहे हैं बस। और इसकी नेमिंग कन्वेंशन में अगर मैंने कोई गलती करी, एडवेंचर वर्क सेल्स, तो फिर ये उसको एरर दिखाएगा। अभी ये तो हम देखें स्टेप कर रहे हैं पूरा इनिशियली। अब आपको करना सिंपली ये है कि जब भी आपका नेक्स्ट फोल्ड आएगा आपने सिंपली उसमें ऐड करना है और जो है हम फाइल अटैच कर रहे हैं। अभी हम हम पूरा फोल्डर उठाएंगे। सही है। एडवेंचर वर्क सेल, इसका नाम देख लेते हैं मैंने क्या रखा है। एडवेंचर वर्क सेल्स कर दिया था, इसको मैं कर दूंगा। अब मेरे पास ये फोल्डर बन गया। सही है, सेल्स फोल्डर। अब यहाँ से मैं जो है वो न्यू सोर्स में जाके यहाँ पे फोल्डर का ऑप्शन अगर आ रहा है तो मैं यहाँ से फोल्डर उठा सकता हूँ। सही है। इसको मैं कनेक्ट करूँगा, लेकिन फॉर दैट द फाइल हैज टू बी एग्जैक्टली द सेम। दिखाइए किधर गया किधर गया किधर गया। और ये और एडवेंचर वर्क्स, ये सेल्स फोल्डर।
ये ओके है, इसको मैंने ओके कर दिया। ये मेरे पास आ गया। कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म डेटा पे मैंने क्लिक किया। और इसको ओके कर दिया। होपफुली मेरे पास डेटा आ गया। देखा आपने? अब आपने जो आपका सवाल था ना कि ऑटोमेटिक मुश्किल है कि मैनुअल मुश्किल है, अब आपने सिंपल क्या करना है, अब आपका 2018 की जब फाइल आएगी आपने 18 की फाइल इसमें ड्रॉप करनी है और सिर्फ यहाँ पे आके रिफ्रेश प्रीव्यू का बटन दबाना है। ये सारे जो है अपेंड ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो मैं रिनेम कर चुकी हूँ, मुझे कैसे पता है कि 18 की फाइल है? हैं? मुझे कैसे पता है कि 18 की फाइल है? तो मैं रिनेम कर चुकी हूँ। नहीं, आपने नहीं देनेगी ना। देखें आपके पास ये शीट का नाम चेंज किया है, शीट। आपने फाइल का नाम चेंज हाँ, ये देखें आपने शीट का नाम, क्यूरी का नाम चेंज नहीं किया आपने, क्यूरी का नाम फोल्डर में यही सही है। ये चीज जो है ना, ये बेसिकली यहाँ पे आके आपने इधर शीट का नाम चेंज, इसका नेम सेम होना चाहिए। अगर इसका नाम सेम नहीं होगा तो अपेंड नहीं होगा। तो ये आपका अपेंड का ऑप्शन जो है वो आपको मिल गया कि आप पूरी क्यूरीज आप डालती रहे, अपेंड करती रहे। तो ये तो सर बहुत इजी नहीं हो गया, जिंदगी आसान हो गई। हमारे पास हर 6 महीने का डेटा, साल का डेटा हम डालते जाएं और सर ये तो वही है ना कंसोलिडेशन, जो मैं आपसे पूछ रही थी कि हमारे पास क्या रॉ डेटा होता है और हमें जो उसको करना होता है। हाँ, तो मैं यही पूछ रही थी। तो ये ऐसी तरीके से होगा ना। अब जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे तो चीजें, लेकिन आपको मैं बताऊं, ये एप्लीकेशन आप लोग बना रहे हैं, सही है। आप लोगों को जो है यही आइडिया होना चाहिए कि इसको हम एनहांस करें, फ्रॉम जीरो स्टार्ट ना करें। अब जैसे अगर एक दफा बन गया, आपकी एक पीबीएक्स फाइल बन गई, उसी पे आप अमेंडमेंट करते रहे, सही है। मेरे ख्याल से यहाँ पे क्लोज करते हैं, सही है। असाइनमेंट ये रहा, सही है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें कुछ चीजें हैं मैंने आप लोगों को मर्ज नहीं पढ़ाया। असाइनमेंट ये स्लाइड है, जी जी, क्या हुआ? हाँ, ये है किधर गया बस नहीं है, ये फाइल सेव ये शायद खुद मिल जाएगा। ये रहा। तो इसमें से जो चीजें आपसे हो जाए, जो नहीं हो रहने दीजिए और क्लास में डिस्कस कर लेंगे, सही है। कोई सवाल है, कोई चीज है, आप ही क्लियर हो रहे हैं? क्योंकि आप जो है ना लास्ट क्लास में भी नहीं आए थे, वैसे वीडियो तो मैंने शेयर किए हुए। देखिए मैं आपको एक चीज बताऊं, वो अभी का ये है कि आप लोग डेटा साइंसेज में जितने भी मैंने इस पे बताया था कि ऐड चल रहे हैं, एसक्यूएल, पाइथन और ये और वो, आप दो चीजों को पकड़ लें, एक्सेल और पावर बीआई, तो आपकी जिंदगी जो है ना आसान हो जाएगी और आपको इससे आपके तमाम एप्लीकेशन, तमाम चीजें जो भी हैं वो आप कर सकते हैं। लेकिन मैं बताऊं, मुझे जो लग रहा है कि एक्सेल पे हमको फार्मूला लगाते हैं, सब कुछ हमें खुद करना पड़ता है। हाँ, यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। ये एक हुआ है। मैं आपको ये नहीं बता रहा कि दोनों सेम है, मैं कह रहा हूँ ये दोनों एप्लीकेशन आप कर लें तो आप मोर देन इनफ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हम एक्सेल यूज करते हैं उसमें तो हमें मैन्युअली डेटा इनपुट करना है। हाँ, मतलब अगर हम सेल के बैठे में इम्तियाज हो गया या कोई भी शॉपिंग, हाँ, उसमें तो हमने मैन्युअली डेटा ऐड करना है। बिल्कुल। तो वो फिर हम अलग बंदे हायर करें, वो हमारे नहीं, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये तो प्लेटफॉर्म को अपना यूटिलाइज कर लें, बिल्कुल एंटायरली डिफरेंट सब्जेक्ट हैं। एक्सेल अलग है, पावर बीआई अलग है, सही है। आप लोग मुझे याद दिलाए तो मैं आपको एक्सेल, देखें मैं पढ़ा तो नहीं रहा, लेकिन एक्सेल का जो एग्जाम बुक है ना वो मेरे पास है, वो मैं आप लोगों को दे दूंगा। है एग्जाम एक्सेल की तो एग्जाम होती है ना, एमएस एक्सेल स्पेशलाइजेशन होती है, एडवांस वाला, तो उसको आप ले लीजिएगा। तो ये तो प्लेटफॉर्म अपने सॉफ्ट मैं भेज दूंगा, मैं दोनों को भेज दूंगा। सर एक आपको ये फाइल्स भेज दी जिसमें प्रैक्टिस करनी है और एक को भेजना है। हाँ, ये मैं आपको भेज देता हूँ। आगे फाइल होगी तो इसको प्रैक्टिस करें, इसको स्ट्रॉन्ग बना लें और जो है ये आपको मेरे ख्याल में जो मेरा कोर्स अगर आप लोग सही से कर लेते हैं ना इंशाल्लाह, तो आप लोगों को जो है ना किसी से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं। हम यहाँ क्लास में होते हैं, ऑलमोस्ट सबको सब कुछ समझ में आ रहा होता है। हमें प्रॉब्लम कब होती है
जब 2-3 दिन गुजर जाते हैं ना तो फिर जब हम असाइनमेंट हाँ। बनाने बैठते हैं तो problem उसी के लिए होता है। वीडियोस है ना, उसी लिए जब वीडियो वीडियो देखते हैं तो फिर आ जाता हाँ, है वीडियो याद सब आ है। जाता है। हाँ, सही है। सर लेकिन ये जो वॉइस के भेजते हैं ना उस पर थोड़ा